अस्सलाम वालेकुम जी। C56 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ISA 706। कल के लेक्चर में हमने ISA कौन सा कवर किया था? 705, जो किस चीज से रिलेट करता है? मॉडिफाइड ओपिनियन से, जिसमें हमने ये सीखा, तीन चीजें सीखी कि इन सिचुएशन में मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, और अगर किसी ने ड्राफ्ट किया हो तो उसमें से नॉर्मली एरर्स क्या क्या होते हैं जो हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि हम आइडेंटिफाई करें। इसके बाद अब एक क्वेश्चन हमने शायद इसका किया था और बाकी क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर में हम एंड पे करेंगे। आपको पता है लेक्चर के जो एंड वाला पोर्शन है वो हमने ड्राफ्टिंग स्किल्स के लिए रखा होता है, जिसमें हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग के जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है किसी भी स्टैंडर्ड की, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो 705 में एक ही किया था क्वेश्चन ये, हाँ जी एक, बाकी एक आपको होम असाइनमेंट के तौर पर दिया था, वो भी मैं चेक करूंगा। और फिर इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन फर्दर जो एरर्स आइडेंटिफाई करने वाला है वो हम आज प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले ISA 706, ISA 706 क्या बताता है? ISA 706 कहता है कि समटाइम्स ऑडिट के दौरान में कुछ ऐसे मैटर्स हमारे सामने आते हैं जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन यूजर्स को बता देना अहम होते हैं। अगर तो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो वो भी अहम है यूजर को बताना, लेकिन उसे हम बताते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन के थ्रू। ये ऐसे मैटर्स हैं जिनकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं होता, जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यूजर्स को बता देना अहम होता है। क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी ऐसे मैटर की जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, लेकिन यूजर को बता देना जरूरी है, अहम है? कोई जी प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया हो, हाँ ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, यूजर्स को बता देना अहम है। फ्रेमवर्क, कोई स्पेशल फ्रेमवर्क यूज किया गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस स्पेशल फ्रेमवर्क के मुताबिक सही बनाई गई है, तो यूजर्स को बता देना अहम, हालांकि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह के मैटर्स के लिए ये स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है? ऐसे सारे सिचुएशंस को डिस्कस करता है जिनमें मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, लेकिन वो मैटर यूजर्स को बता देना जरूरी है, अहम है। और ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि वो मैटर हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वो मैटर हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड ISA 706 असल में दो तरह से क्लासिफिकेशन करता है ऐसे मैटर की, दो तरह से। एक एम्फेसिस ऑफ मैटर, इसकी लिस्ट लगा देता है, और एक अदर मैटर। तो ISA 706 के स्कोप में क्या है? ऐसी सारी चीजें जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन यूजर्स को बताना अहम है। 705 किन चीजों को डिस्कस करता है? ऐसी सारी चीजों को जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है, उनको हम रिपोर्ट करते हैं 705 के अकॉर्डिंग। और ऐसी सारी चीजें जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, लेकिन यूजर्स को बता देना अहम है, वो 706। ये दो तरह की है, टोटल असल में तीन तरह की चीजें, तीन तरह की, लेकिन एक चीज को सेपरेट कर दिया गया। तीन तरह की चीजें हैं जो यूजर्स के लिए अहम है, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, लेकिन यूजर्स के लिए अहम है। वो तीन तरह की चीजें हैं, एक एम्फेसिस ऑफ मैटर वाली, एक अदर मैटर वाली, और एक गोइंग कंसर्न वाली। की ऑडिट मैटर वाली एक खास रीजन की वजह से इसमें इंक्लूड नहीं करा, वो बाद में बताऊंगा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो यूजर्स के लिए अहम नहीं होती। की ऑडिट मैटर वाली चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑडिट मैटर है, वो ऑडिटर के लिए तो अहम होती हैं, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो जो एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर और गोइंग कंसर्न वाली चीजें हैं, ये यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो ISA 706 किन चीजों को डिस्कस कर रहा है? जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी, ध्यान में रखिएगा, बेसिक रूल है, वो 705 में जाएगी। 706 में कौन सी चीज आएगी जो कि यूजर्स के लिए अहम है? वो या तो एम्फेसिस ऑफ मैटर है या अदर मैटर है। हाँ, एक और चीज भी होती है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड इशू, ये भी यूजर्स के लिए अहम है, लेकिन इनके लिए अलग स्टैंडर्ड है, इनकी स्पेशल इंपोर्टेंस को सामने रखते हुए इसके लिए अलग स्टैंडर्ड है, जिसका नंबर क्या है? 570, ISA 570 गोइंग कंसर्न का। लेकिन हम आज के लेक्चर में 706 को कवर करेंगे। 706 को अगर आप देखें, इसके दो बड़े हिस्से हैं। पहले हिस्से का टाइटल क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर। दूसरे का टाइटल क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर में कॉमन चीज क्या है भला? ये दोनों ही यूजर्स के लिए अहम है और दोनों ही मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर वाली चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रही होती हैं, इसीलिए उसमें डिस्क्लोज होती हैं। और अदर मैटर वाली चीजें कौन सी होती हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होती? क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है।
अच्छा मुझे बताइए, एक चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड है लेकिन नहीं की, वो 706 में आएगी कि 705 में? 5 में। वो मिस स्टेटमेंट है, वो अदर मैटर नहीं है। जो चीज डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड थी नहीं की, वो अदर मैटर नहीं है, वो क्या है? मिस स्टेटमेंट। 705 में आएगी, यानी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे उसके ऊपर। लेकिन जो चीज डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं थी इसलिए नहीं की, वो मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन ऑडिटर समझता है यूजर को बता देना चाहिए। कैसे बताएगा? अदर मैटर। तो एमसीएस और मैटर अदर मैटर में फर्क समझ आ गया आपको? एमसीएस मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज डिस्क्लोज होगी, अदर मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं होगी। लेकिन साथ ये भी क्लियर होना जरूरी है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड, वरना तो मिस स्टेटमेंट हो जाएगा रिक्वायर्ड हो। क्लियर? लिटिगेशन है एक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं हुई, क्लाइंट के खिलाफ पेंडिंग लिटिगेशन है, अदर मैटर देंगे? फिर क्या? ये मिस स्टेटमेंट है। लिटिगेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं हुई, हालांकि होनी चाहिए थी, ये मिस स्टेटमेंट है। एमसीएस मैटर किस चीज पे आएगा? फिर से सुने, मैं डिफरेंशिएट करवाना चाह रहा हूं, बाकी एग्जांपल्स हम पढ़ लेंगे। यूजर्स के लिए कौन से मैटर्स अहम हैं? पहली चीज, जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, यूजर के लिए अहम है, बिल्कुल बताएंगे। दूसरी चीज, जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, क्या ऐसी चीजें भी हो सकती है यूजर के लिए अहम हो? बिल्कुल। ये वाली चीजें है ना, जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है और वो यूजर को बतानी है, वो कैसे बताएंगे? 705 यानी ओपिनियन को मॉडिफाई करते हुए, यानी क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन के जरिए, ये साइड में। अब जो चीजें मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं लेकिन यूजर्स के लिए अहम है, वो है 706 की। इसके आगे दो हिस्से हो गए, एमसीएस मैटर, अदर मैटर। एमसीएस मैटर अदर मैटर में क्या फर्क है? एमसीएस मैटर वो चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना रिक्वायर्ड है, डिस्क्लोज है और अहम है, इसीलिए ऑडिटर यूजर्स को बताना चाहता है। और अदर मैटर वाली चीजें कौन सी हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं, तो उनके लिए अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, एमसीएस और मैटर वाली चीजें सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होंगी और अदर मैटर वाली चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होंगी। अब इससे ये कंसेप्ट ना बिल्ड कर लें जो कैफ लेवल के स्टूडेंट करते हैं, क्या जो चीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है अदर मैटर में आएगी? ये कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है। वो जो डिस्क्लोज नहीं और रिक्वायर्ड भी नहीं थी, इसलिए डिस्क्लोज नहीं है, वो अदर मैटर में आएगी। जो रिक्वायर्ड थी और डिस्क्लोज नहीं की, वो अदर मैटर में नहीं, मिस स्टेटमेंट में जाएगी, वो 705 चला जाएगा, उधर अप्लाई होगा। क्लियर जी? तो आज हम 706 पढ़ रहे हैं। स्कोप क्लियर हो गया? एमसीएस ऑफ मैटर और अदर मैटर। स्कोप क्लियर हुआ तो मुझे बताइए, एमसीएस ऑफ मैटर, अदर मैटर। पहले क्या पढ़े? एमसीएस मैटर पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले डेफिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन अहम नहीं होती, डेफिनेशन होती है प्रैक्टिशनर्स के लिए। डेफिनेशन प्रैक्टिशनर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ज्यादा अहम होती है, डेफिनेशन नहीं। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन ज्यादा अहम है, एग्जांपल नहीं। लेकिन हम दोनों कवर कर रहे हैं, ज्यादा डिस्कशन हम एग्जांपल्स पे करेंगे क्योंकि केस स्टडी में एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब इंक्लूड करेंगे अपनी रिपोर्ट में? जब हमने यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ करनी हो, यूजर्स की अटेंशन, यूजर्स को खास तौर पे कोई बात बताना चाहते हैं, व्हेन ड्रॉ यूजर अटेंशन, किस तरफ? डिस्क्लोजर की तरफ। इसका मतलब है एमसीएस ऑफ मैटर में डिस्क्लोजर लाजमी नोट्स में मौजूद होगा। ये पॉइंट खास तौर पे याद रखिएगा, डिस्क्लोजर वाला ड्राफ्टिंग में काम आएगा। जब हम यूजर की तवज्जो दिलाना चाहते हैं डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर कौन सा है? फंडामेंटल। अब अगर तो उसने क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया दिया होता ना तो हमारे लिए आसान हो जाता, हमें जजमेंट अप्लाई करने की जरूरत ना होती, क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे मटीरियलिटी का 5% है। लेकिन यहां पे उसने कहा ना डिस्क्लोजर फंडामेंटल है, तो इसका मतलब है हमें जजमेंट लगानी पड़ेगी। मे बी मेरी नजर में एक मैटर फंडामेंटल हो, आपकी नजर में ना हो इतना फंडामेंटल। तो लफ्ज फंडामेंटल से हमें पता चल गया कि एमसीएस ऑफ मैटर का डिसीजन करते हुए हमें जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। फंडामेंटल है यानी बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है यूजर्स के लिए। किस लिए अहम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड। यानी डेफिनेशन में क्या बता रहा है? डेफिनेशन में क्या कह रहा है? एमसीएस मैटर कब देंगे? जब हमने यूजर की इंटेंशन ड्रॉ करनी है, किस तरफ? डिस्क्लोजर की तरफ। उस डिस्क्लोजर में खास बात क्या होगी? फंडामेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 250 डिस्क्लोजर है, सब पे एमसीएस मैटर दें, किस में दें? फंडामेंट। फंडामेंटल डिस्क्लोजर कौन सा होता है? जो यूजर्स के लिए बहुत अहम हो। फंडामेंटल डिस्क्लोजर कौन सा होता है?
बहुत फंडामेंटल कौन सा, यूजर्स के लिए बहुत ही अहम हो जो। कहता है लेकिन शर्त है, प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन। जिस चीज के ऊपर जिस चीज को एमसीक्यू मैटर में इंक्लूड कर रहे हैं मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई मिस स्टेटमेंट, दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं होनी, क्योंकि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी तो मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा 705 का, 706 में नहीं आएगा। मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का स्टैंडर्ड कौन सा है, 706 नहीं है। कहता है ये 706 में ना लेके आना उसको, ठीक है। जैसे लीगल केस है, डिस्क्लोज सही हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई अहम लीगल केस था बड़ा, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर। और अगर डिस्क्लोज सही नहीं हुआ तो फिर वो एम्फेसिस में नहीं है। अच्छा गौर से सुनिएगा मेरे अल्फाज, एक्सेप्शनल लिटिगेशन डिस्क्लोज हुई है लेकिन सही नहीं, डिस्क्लोज हुई है सही नहीं, तो फिर जैसे डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है कंपनी के खिलाफ एक लिटिगेशन XYZ कंपनी ने फाइल की है, ठीक है, केस फाइल किया है 2 मिलियन का और प्रोबेबल है कि 2 मिलियन की बजाय 1.5 मिलियन अब में सेटलमेंट हो जाएगी। लॉयर ने कहा है कि ये प्रोबेबल है, ये डिस्क्लोजर में लिख दिया। क्या इस डिस्क्लोजर को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आना चाहिए? इस डिस्क्लोजर पे देखेंगे, उसमें अगर सारी चीजें लिखी हुई है तो फिर आना चाहिए, अगर कुछ चीजें मिसिंग है तो फिर नहीं आना चाहिए। आपने वर्डिंग के ऊपर गौर नहीं किया। नहीं दोबारा नहीं, मैं बोला ना ना ना, अगली टर्न में आना पड़ेगा फिर दोबारा सुनने के लिए। ना 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 ना, बताइए, मैंने बोला ये ध्यान से सुनिएगा। नोट्स एक एक्सेप्शनल लिटिगेशन कंपनी के खिलाफ फाइल हुई है, कंपनी ने उसका नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दिया हुआ। डिस्क्लोजर आपने ये जज करना क्या डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगर तो डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट हुआ तो फिर क्या होगा एमसीक्यू ऑफ मैटर, और अगर डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट नहीं हुआ मिस स्टेटमेंट। कंपनी ने क्या लिखा, हमारे खिलाफ XYZ एक दूसरी कंपनी है, उसने लिटिगेशन फाइल कर दी इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ पेटेंट्स राइट, वायलेशन ऑफ पेटेंट्स राइट्स के, केस फाइल किया है 2 मिलियन का, लेकिन लॉयर्स के कहने के मुताबिक प्रोबेबल है कि फाइनल सेटलमेंट 1.5 मिलियन में हो जाएगी। बताइए ये डिस्क्लोजर सही है कि नहीं? डिस्क्लोजर है, सिर्फ डिस्क्लोजर है। सही है? नहीं सही नहीं है, क्योंकि अगर आउटफ्लो प्रोबेबल हो ना तो फिर डिस्क्लोजर नहीं आता, फिर तो प्रोविजन रिकॉर्ड होती है। इस पे हम एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं देंगे क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट है। इस पे हम डिपेंडिंग ऑन मटेरियलिटी या परवेसिवनेस मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, क्वालिफाइड या एडवर्स। यही कह रहा है हर डिस्क्लोजर पे एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं देना। अगर ओपिनियन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा, ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, रिलेटेड पार्टी का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टी का सिर्फ नाम डिस्क्लोज करना होता है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी? एक कंपनी ने नेम भी डिस्क्लोज किया, नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी डिस्क्लोज की, फिर भी ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया रिलेटेड पार्टी की वजह से। क्यों? हाँ, ट्रांजैक्शन ने की। नेम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी बतानी होती हैं। अच्छा, केस स्टडी में उसने कहा, मैनेजमेंट ने आगे फर्दर कहा, मैं कहा सर जी साल के दौरान में ट्रांजैक्शन हुई थी, क्लोजिंग बैलेंस नील है, क्या फिर भी उस पार्टी को रिलेटेड पार्टी की लिस्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए? फिर भी करना चाहिए, शाबाश। तो ये समझ आ गया, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड इट इज नॉट की ऑर्डर्ड मैटर, इसका मतलब क्या है? की ऑर्डर्ड मैटर ना, क्योंकि अगर की ऑर्डर्ड मैटर हुआ तो वो किस स्टैंडर्ड में जाएगा? किस स्टैंडर्ड में जाएगा? स्टैंडर्ड बताइए, नंबर बताया था ना, नंबर नहीं याद कर रहे आप, मेरी तसल्ली के मुताबिक नहीं, कुछ याद है कुछ नहीं। की ऑर्डर्ड मैटर स्टैंडर्ड का नंबर क्या था? 50 रुपए इनाम, 720, वो तो अदर इंफॉर्मेशन का था। 701 तीर तुक्के क्या तीर निशाने पे लगा है, तुक्का निशाने पे लगा, शाबाश। 701 ये है की ऑर्डर्ड मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ एम्फेसिस ऑफ मैटर इन चीजों पे आएगा जो डिस्क्लोजर है, फंडामेंटल है, सही दिया है। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं लिखना, उस पे ओपिनियन मॉडिफाई होगा। और अगर कोई चीज की ऑर्डर्ड मैटर में आनी चाहिए, वो की ऑर्डर्ड मैटर है, 701 में जाइए। अब कौन सी चीज की ऑर्डर्ड मैटर है, ये हम की ऑर्डर्ड मैटर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये तो बताया हुआ ओपिनियन कब मॉडिफाई होता है कब नहीं, की ऑर्डर्ड मैटर कब आता है कब नहीं, ये नहीं भी बताया। क्यों नहीं बताया? स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। 701 पढ़ना है, 705 पढ़ लिया है, 701 पढ़ना है। डेफिनेशन कहता है क्लियर। अब आते हैं केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी में तो हमें वो एग्जांपल्स देगा और हमने
एग्जाम्पल से डिसीजन करने होंगे कि एमसीक्यू मैटर आएगा कि नहीं। सुनिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन। जब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो, यानी जब केस स्टडी में कोई भी लीगल केस आ गया, हमने याद रखिए एग्जाम में सारे लीगल केसेस एक्सेप्शनल समझते हैं, इस दिन में रखिएगा, अनलेस के वो खुद से कह दे कि ये नॉर्मल सा है, इस पे की ऑर्डर मैटर आना चाहिए। जब खुद से कह दे कि नॉर्मल केस है तो फिर की ऑर्डर मैटर में ले जाएंगे उसको, नॉर्मल लिटिगेशन को। लेकिन अगर खुसूसी लिटिगेशन हो तो फिर से बताइए जरा, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न हो, क्या करेंगे? हाँ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा, यही सुनना चाह रहा था। याद रखिए यह है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन, रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न नहीं है। सिर्फ मटेरियल अनसर्टेनिटी से फैसला नहीं करना, देखना है एक्सेप्शनल लिटिगेशन है तो एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा, और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है तो गोइंग कंसर्न का पैरा जो कौन सा नंबर है 570 आएगा। यहां पे हम एक्सेप्शनल लिटिगेशन पढ़ रहे हैं, क्लियर? इस पे एम्फसिस ऑफ मैटर पर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्शनल लिटिगेशन है कि नॉर्मल लिटिगेशन? बाय डिफॉल्ट लिटिगेशन एक्सेप्शनल है, जब खुद से बता दें तो फिर हम कहेंगे कि नॉर्मल है, इस पे की ऑर्डर मैटर आना चाहिए। क्लियर होगी ये बात? एक्सेप्शनल लिटिगेशन की बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? जो हम जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके बाद अगर हुआ, क्या साल खत्म होने के बाद, रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी हम क्लाइंट में मौजूद होते हैं? हाँ होते हैं, 2-3 महीने लग ही जाते हैं, उसके बाद में हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है? और कोई ऐसा इवेंट हो गया जो रिपोर्टिंग ईयर के बाद अगर हुआ, हम ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड का, और जनवरी 2023 में कोई सब इवेंट अगर हुआ, जनवरी में, दिसंबर का ऑडिट कर रहे हैं, दिसंबर एंड का, तो जनवरी और फरवरी में जो भी इवेंट हुए अगले साल वो सारे के सारे सब्सिक्वेंट है। ये एग्रीड? छोटे मोटे नॉर्मल इवेंट होते रहे वो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल परचेज वगैरह, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट होना तो वो प्रॉब्लम है। क्या हमें ये एंड के बाद वाले कोई बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है वो यूजर्स को बताना चाहिए? क्यों बताना चाहिए? क्योंकि उन्हें डिसीजन करना है, और अगले साल का कोई वकूआ ऐसा हुआ है जो उनके डिसीजन को हेल्प कर सकता है तो बताना चाहिए। इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट्स की 2 टाइप्स होती हैं, वो हम रेलिवेंट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट का इफेक्ट डिफरेंट होता है नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट इफेक्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को, नॉन एडजस्टिंग इफेक्ट करते हैं डिस्क्लोजर्स को। लेकिन हम अभी इस तरफ नहीं जा रहे, इवेंट कोई सा भी हो, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, सब्सिक्वेंट इवेंट है, डिस्क्लोजर तो आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? एडजस्ट, याद रखें नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर तो आता ही आता है, एडजस्टिंग इवेंट का भी डिस्क्लोजर आता है। एडजस्टिंग इवेंट का भी, एडजस्टिंग इवेंट की अमाउंट भी रिकॉर्ड होती है, डिस्क्लोजर भी, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट में सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा। क्या मैनेजमेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहिए? क्या मैनेजमेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना चाहिए? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है? IAS 10। क्या ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में सब्सिक्वेंट इवेंट का जिक्र करना चाहिए? ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में, कह रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह रहा, ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, करना चाहिए जिक्र? है अहम, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है अहम, करना चाहिए। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग दोनों की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट में रेफरेंस देना पड़ेगा, बिल्कुल। वो मैनेजमेंट ने लिखा होगा ना डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट ने IAS 10 के मुताबिक डिस्क्लोजर अकाउंटिंग की होगी तो उसके बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है और मैनेजमेंट ने IAS 10 के मुताबिक उसकी अकाउंटिंग डिस्क्लोजर की ही नहीं, वो तो मिस स्टेटमेंट आ जाएगी, वो तो 705 में चला जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? अकाउंटिंग सही हुई है, डिस्क्लोजर भी सही दिया हुआ है, यूजर टेंशन ड्रॉ करनी चाहिए।
कैसे करेंगे? एम्स मैटर। ये हमें कौन सा स्टैंडर्ड कहता है ये काम करो? 706 नहीं कहता है। 706 सिर्फ मिसाल देता है, इसके पीछे की पूरी कहानी एक और स्टैंडर्ड में है। 706 में तो सिर्फ मिसाल है, इसकी पूरी कहानी किधर है? 560 में। ISA 706 में सिर्फ मिसाल है कि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर होगा और मैनेजमेंट ने ठीक ठीक काम किया है। देखिए इन सब में एक असम्पशन कॉमन है, मैनेजमेंट ने ठीक ठीक सारे डिस्क्लोजर दिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने अपना काम ठीक नहीं किया ना तो वो 705 में चला जाता है। तो ठीक ठीक काम किया, सब्सिक्वेंट में सही काउंट फॉर डिस्क्लोज किया, हम क्या करें? हम एम्स मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल 706 में है इसकी, लेकिन डिटेल कहां डिस्कस किया है? जैसे आप सोच रहे हैं सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल क्या होगी, एडजस्टिंग इवेंट कौन से होंगे, नॉन एडजस्टिंग कौन से होंगे, अगर इस टाइम पे इवेंट हो जाए तो क्या होगा, उस टाइम पे इवेंट हो जाए तो क्या होगा, ये सारी कहानी कहां डिस्कस हुई है? 560 का टाइटल ही है सब्सिक्वेंट इवेंट। 570 किससे डील करता है? गोइंग कंसर्न से। 570 किससे डील करता है? 560 किससे डील करता है? सब्सिक्वेंट इवेंट से। और अभी रिलेटेड पार्टी का जिक्र हुआ था। रिलेटेड पार्टी पता है कौन से स्टैंडर्ड में हुआ था जिक्र? रिलेटेड पार्टी का कि नहीं हुआ था? वो कौन से वाले स्टैंडर्ड में भला? 550 में। 550 रिलेटेड पार्टी, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 गोइंग कंसर्न। आगे चलते हैं। ये दो एग्जांपल्स क्लियर हो गई। एग्जांपल उसने दिया समझाने के लिए फायर। ये रेंट के बाद आग लगी और एसेट्स जल गए। ये रेंट के बाद आग लगी, एसेट्स जल गए, है क्या नहीं सब्सिक्वेंट इवेंट? अच्छा, ये रेंट के बाद आग लगी और काउंटिंग रिकॉर्ड जल गया, हमारा एविडेंस जल गया, ये स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, ठीक है, रिकॉर्ड जलना स्कोप लिमिटेशन। मुझे याद है ये तो 705 में एग्जांपल थी। आग लगने से रिकॉर्ड जलने की एग्जांपल थी 705 में, कि आग लगने से एसेट जलने की, रिकॉर्ड जलने की। अच्छा, 705 में एक और एग्जांपल मेरे ज़हन में आ गई। आई कैप ने केस स्टडी भी उसकी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आई कैप ने क्या कहा? उसने कहा FBI वालों ने छापा मारा और सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड उठा के ले गए, सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड उठा के ले गए। हमने पूछा क्यों लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा टैक्स नहीं देते सही पूरा, ये इसलिए लेके जा रहे हैं। हमने कहा हमारा एविडेंस। उसने कहा तुम बाद में देखते रहना, पहले हम अपना काम तो कर लें। खा गए मार। रिकॉर्ड सारे का सारा ले गए, अल्टरनेटिव भी नहीं हो सकते। हिंट नहीं देना आपकी बार में, हिंट दे। अगर इनाम चाहिए तो हिंट के बगैर बताइए इस केस स्टडी का सोल्यूशन, या चले हिंट दे देता हूं, इस केस स्टडी का कंप्लीट सोल्यूशन। इस केस स्टडी में देखिए कैफ लेवल में सोच रहे ना, यही तो कैफ लेवल से अपग्रेड करना है। इस केस स्टडी में एक नहीं दो इश्यूज हैं, दो इश्यूज हैं। अदर इंफॉर्मेशन किस वजह से? क्या एक्सप्लेन करें, थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैंने हिंट दिया, इसमें एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूं, जल्दी बताएं। हाँ, टैक्स ये इशू, एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड गया, स्कोप लिमिट, दूसरा हमारा रिस्क भी तो बढ़ गया। क्या? शाबाश। क्लाइंट टैक्स इवेड कर रहा है, क्लाइंट की टैक्स लायबिलिटी अंडरस्टेटेड है, ये रिस्क तो बढ़ गया। तो फर्ज कीजिए अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से हमें एविडेंस मिल भी जाता है तो भी हम ये कहेंगे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टैक्स का बताओ, FBI वाले ऐसे ही तो नहीं कह रहे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे, और आपको पता है हर क्लाइंट कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है, ठीक है। तो टैक्स अंडरस्टेटमेंट का रिस्क भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको एक स्टेप मजीद आगे ले, नहीं कोई इख्तलाफ है बता दे, कोई इख्तलाफ है तो स्कोप लिमिटेशन आएगा। प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिलता, फिर आ जाएगा स्कोप लिमिटेशन। लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाता है स्कोप लिमिटेशन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अंडरस्टेटमेंट ऑफ टैक्स का रिस्क आएगा, ठीक है। इसी को आगे लेके, नहीं वो भी स्टैंडर्ड नहीं कवर किया, ठीक है, चले बाद में सही। भाई ये बात समझ आ गई सब्सिक्वेंट इवेंट की। सब्सिक्वेंट इवेंट की एग्जांपल क्या दी है इसने? फायर से क्या जला?
फायर से क्या जलेगा तो एम्सिस ऑफ मैटर आएगा, एसेट्स, और क्या जलेगा तो स्कोप लिमिटेशन आएगी। ये ज़हन में रखिएगा, एक केस में 706 आएगा, एक में 705। आगे चले जी। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइश्यूड, इसको इसके साथ मिला देता हूं। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइश्यूड या रीस्टेटेड, 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 एक मिनट है, 560 का भी जिक्र हुआ था। 560 क्या डिस्कस करता है? सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक। अच्छा, कैसा मुमकिन है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दें और बाद में हमें पता चले कि कोई मिस स्टेटमेंट है उस इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अच्छा ध्यान से, ये क्योंकि सिर्फ ये इसका 706 का नहीं है टॉपिक, दूसरे स्टैंडर्ड भी साथ में मिल रहे हैं, इसलिए मैं एहतियात के साथ आपसे बात कर रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए? पॉसिबल है। इस सूरत हाल में क्या करेंगे? इट डिपेंड्स। इस सूरत हाल में क्या करेंगे? इट डिपेंड। अच्छा, एक तो कुछ बात कंफर्म है कि ठीक करना ही करना है हमने, ये नहीं कहना कि चलो गलती होगी तो जाने दो, ठीक करना ही करना है। ठीक कैसे करना है? इट डिपेंड्स। पहली और बेहतर ऑप्शन क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले इशू हो चुकी है ना, उनको सही करके दोबारा इशू करो। इसको कहते हैं फाइनेंशियल रीइशूड। रीइशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइशूड, ठीक है। ये इशू डिस्कस करता है 560। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करना कौन डिस्कस करता है? 560। दूसरा तरीका क्या है कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड कहता है जब पिछली जो फाइनेंशियल इशू की है उसके बाद ही 2-4 हफ्ते में पता चल गया ना मसला है, तो बेहतर तरीका क्या है? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू कर दो। और अगर अगले साल का ऑडिट करते हुए पता चला पिछले साल में मिस स्टेटमेंट है, तो फिर बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करने के IAS 8 अप्लाई कर दो। याद है IAS 8? IAS 8 क्या करता है? पिछले सालों में अगर एरर पता सामने आ जाए उसको करेक्ट करवाता है, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स रीस्टेट कर दो। अब दो कंसेप्ट है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेन इशू एक ही है, क्या? पिछले प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है, मेन इशू एक है। इसको ठीक कैसे करना है? एक तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू कर दें। दूसरा तरीका क्या है? अगले साल में कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर, क्या कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर किसको कहते हैं? जिसको आप कंपैरेटिव कहते हैं, उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर को रीस्टेट कर दो। ये रीस्टेट करना था IAS 8 का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बोलते हैं इसको। दोनों तरीके हैं ठीक करने के। अगर आप पहली ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जो कौन सी वाली ऑप्शन थी पहली? प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल रीइशू करें, ये है 560 में। ये इशू कहां है? सब्सिक्वेंट इवेंट वाले में। वो ये कहता है कि आपने इशू की, बाद में पता वो कोई इवेंट था, वो तो हम इंक्लूड करने भूल गए, तो 560 री इशूड के ऊपर 560। और अगर फाइनेंशियल रीस्टेट करनी है 710। फर्क समझ आया? लेकिन दोनों सिचुएशंस में जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, री इशूड के केस में भी, रीस्टेट के केस में भी। बात समझ आई कि नहीं आई? ये देखिए क्लियर कर लें, ये जब हम 710 पढ़ेंगे ना, या 560 दोबारा आएगा ये कंसेप्ट। इधर सिर्फ एग्जांपल बता रहा है, पूरी कहानी किधर है? 560 में और 710 में। री इशू की कहानी 560 में है, रीस्टेट की कहानी। सबसे अहम चीज मुझे एक ही बात बता दे, फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी, मैं आगे चलूंगा। क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशूड में और रीस्टेट में फर्क समझ आ गया? री इशूड किस स्टैंडर्ड में डिस्कस हुई है? रीस्टेट किस में? 710। शाबाश, बस ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई। आगे चलते हैं। डिजास्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द ईयर, कोई बड़ा मसला हो गया ड्यूरिंग द ईयर, कोई
बड़ा मसला हो गया। अर्ली एप्लीकेशन फॉर न्यू, कोई आग शाग ड्यूरिंग ईयर लग गई, कोई जलजला आ गया, सलाब तबाह हो गया। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आता है उसकी एक एप्लीकेशन डेट होती है कि इससे ऑनवर्ड अप्लाई होगा। जरा गैस कीजिए उस डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक होता है रिक्वायर्ड, एक होता है इनकरेज। उसके ऊपर लिखा होता है दिस स्टैंडर्ड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 15 जनवरी 2026 बट अर्ली एप्लीकेशन इज इनकरेज, यानी जल्दी करना चाहिए, जल्दी भी कर। अगर क्लाइंट ने अर्ली अप्लाई किया है और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ रहे हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि क्लाइंट ने अर्ली अप्लाई किया है इस वजह से प्रॉफिट बढ़ा, हालांकि असल में प्रॉफिट बढ़ रहा होता है इस वजह से अर्ली अप्लाई किया। तो अर्ली अप्लाई करने से अगर सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस हो रही हो, यूजर को बताना चाहिए प्रॉफिट में इतना चेंज ये काउंटिंग के हेरफेर की वजह से है। वरना यूजर कहेगा इतना प्रॉफिट है, क्या कैश किधर है, कैश कहां होना है, ये तो काउंटिंग एडजस्टमेंट, काउंटिंग पॉलिसी, काउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से है प्रॉफिट। जी नहीं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे मटेरियल इफेक्ट नहीं होती तो फिर आंसर मैटर नहीं आएगा, फिर आप सिर्फ की ऑर्डर मैटर लिख सकते हैं। लेकिन मैं की ऑर्डर मैटर अभी बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी सर ने चीज पढ़ाई नहीं है। सर बेसिक आइडिया आपको होगा वैसे कि ऑडिटर के लिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की ऑर्डर मैटर। क्लियर? रिवीजन हमारी ये 4 एग्जांपल क्लियर हो गई, 4-5 एग्जांपल, लिटिगेशन वाली भी, सब्सिक्वेंट इवेंट वाली भी, फाइनेंशियल में रीइश्यू रीस्टेटेड वाली भी, डिजास्टर वाली भी, अर्ली एप्लीकेशन। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल बट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये 3 कंडीशन आईएसए 210 में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एक्सेप्ट ना करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है एक्सेप्ट कर लो 3 कंडीशन, मैनेजमेंट एग्री करे, एडिशनल डिस्क्लोजर देगी, हम 25 का वर्ड यूज नहीं करेंगे, और एक अहम चीज थी सबसे अहम, ऑडिटर एमसीएस मैटर पैराग्राफ में उस एडिशनल डिस्क्लोजर को रेफर करेगा। तो एमसीएस मैटर की एग्जांपल आगे क्या नहीं आगे 210 में से भी। अब यहां में सिर्फ एग्जांपल दे रहा है, अगर आप सारी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं 210 में चले जाए, 210 में चले जाए, ठीक है जी। लास्ट और सीफैप लेवल पे प्रोबेबली सबसे अहम, ये वाली भी अहम है लेकिन ये कैफ में भी अहम है, सीफैप में भी। ये वो एग्जांपल है जो स्पेसिफिकली सीफैप के लिए है। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, जो उसमें एमसीएस ऑफ मैटर आ सकता है लेकिन जनरल पर्पस की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में हमेशा आएगा, जनरल पर्पस में मे भी कभी आएगा कभी ना। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क अगर आप यूज कर रहे हैं, स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, हमेशा एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। ये क्या यूजर को बताना चाहिए, ए भाई जनरल पर्पस नहीं है रे, ये तो स्पेशल पर्पस है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल बताना चाहिए। कैसे बताएंगे? एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ। कब? अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो। एग्जाम्पल दे सकते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की? हाथ उठा के पहले। टैक्स बेसिस, कैश बेसिस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टैक्स बेसिस, कैश बेसिस, रेगुलेटरी बेसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। शाबाश, ये 4 स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एग्जाम्पल बताई थी। अब 100 रुपया उसके लिए जो ये बताएगा इन 4 के अलावा कोई एग्जाम्पल। अब आप नहीं बोलेंगे नहीं, अभी आप पहले बाकी, अगर बाकी किसी ने बताया फिर आपसे पूछेंगे इन 4 के अलावा कोई स्पेशल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एग्जाम्पल। नहीं, ये तो वो एग्जाम्पल है जो आईएसए, चले हिंट थोड़ा सा दे देता हूं, ये वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जाम्पल है जो आईएसए 800 ने दी है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ये होता है। अगर फ्रेमवर्क ये कोई भी होना तो एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल देना। सोचे आईएसए 800 से बाहर निकल के सोचे कोई दूसरा स्टैंडर्ड है जो स्पेशल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जिक्र करता है।
चले बस नहीं चले। अब मैं बता देता हूं लिक्विडेशन बेसिस ऑफ काउंटिंग ISA 570। वो कहता है एक है गोइंग कंसर्न में से, लेकिन जब गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो, लिक्विडेशन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, क्या वो जनरल पर्पस है? वो जनरल फ्रेमवर्क है, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के अपने रूल होते हैं, उसमें भी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आता है। वो जब 570 पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा, उसमें भी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आता है। भाई ये क्लियर हो गया? लेकिन ज्यादा एग्जांपल चूंकि 800 में, इसलिए हमने 800 को रेफर किया। अच्छा, ये सिर्फ एग्जांपल है। अगर हम फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं स्पेशल पर्पस डिटेल पढ़ना चाहें, कहां जाना पड़ेगा? 800 में। अभी चले ना जाइएगा, सिर्फ लिंक करवा रहा हूं ताकि उधर जाके क्रॉस रेफरेंस करवा दो कि ये बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा। भाई एग्जांपल क्लियर हो गई? किसी भी केस स्टडी में इनमें से कोई भी सिचुएशन सामने आती है, पहचान लेंगे पक्का? चलिए जी, अब डिसाइड कर लिया। अब देखिए, जिस तरह 705 की टेस्टिंग है ना, उसी तरह हर 700 रिपोर्टिंग के हर स्टैंडर्ड की टेस्टिंग है। ये लो, अब इजी क्वेश्चन, रिपोर्टिंग के किसी भी स्टैंडर्ड की टेस्टिंग ICAP किस किस तरीके से कर सकता है? हाथ उठा के। बाय लॉ भी कर सकता है। रिपोर्टिंग के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, इंक्लूडिंग ISA 700, 701, 705, 706, 710, उसके बाद 720, फिर 800, 805, 810, फिर इंक्लूडिंग 570, इंक्लूडिंग थोड़ा सा 510, वो भी थोड़ा सा रिपोर्टिंग को डील करते हैं। 510 कितने तरीकों से ICAP टेस्टिंग कर सकता है एग्जाम में आपके? एरर्स फाइंड, यानी कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो आपको कोई ड्राफ्ट दे देगा और कहेगा एरर आइडेंटिफाई करो, और ये एक तरीका, और कोई नहीं बोलेगा। भाई सिचुएशन देगा, पूछेगा इसमें कौन सी चीज आएगी, रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, एक ये, हाँ, और दूसरा कि वो हमें एरर ढूंढने को कहेगा। एक तीसरी चीज भी थी, स्टेटमेंट दे देगा कि उसमें से ये भी होगा, कहेगा कि ड्राफ्टिंग। चले करीब तरीन जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। ड्राफ्टिंग 700 और 800 सीरीज और 500 सीरीज के कुछ स्टैंडर्ड, इन सब का ICAP का टिपिकल तरीकाकार है टेस्टिंग का। क्या 3 तरीकों से टेस्टिंग करेगा? या तो कोई भी सिचुएशन देके कहेगा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, हमने देखना होगा ये 701 का क्वेश्चन है, 705 का, 6 का, 10 क्या इफेक्ट आ रहा है, पहला क्वेश्चन है। दूसरे में क्या कहेगा? अच्छा इफेक्ट ना बताओ, सिर्फ मुझे ड्राफ्ट भी करके दो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका टेस्टिंग का क्या है? कहेगा ड्राफ्ट तुम ना करो, मैं करता हूं, एरर ढूंढो। 570 का क्वेश्चन है तो कहेगा बताओ इस इवेंट या कंडीशन की वजह से गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा कि नहीं। यहां क्या कहेगा? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा ड्राफ्ट करके दो। या क्या कहेगा? ड्राफ्ट मैं करता हूं, तुम एरर ढूंढो। या 705 में पूछेगा बताओ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का। या क्या पूछेगा? मुझे बेसिस फॉर मॉडिफाइड में पैरा ड्राफ्ट करके दो। या क्या कहेगा? लिख मैं देता हूं, एरर ढूंढो। 706 में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? 3 तरीके। या सिचुएशन देके पूछेगा बताओ इसमें एमसीक्यू मैटर आना कि नहीं आना। या क्या कहेगा? मुझे ड्राफ्ट करके दिखाओ एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। या क्या कहेगा? ड्राफ्ट मैं करता हूं, तुम गलतियां ढूंढ दो। ठीक है, इसी तरह की ऑर्डर मैटर 701। या कहेगा बताओ इन सिचुएशन में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में की ऑर्डर मैटर आएगा कि नहीं आएगा। या क्या पूछेगा? ड्राफ्ट करके दिखाओ। या क्या पूछेगा? ड्राफ्ट मैं करता हूं, गलतियां। तीनों तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए उसने, 701 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 570 में भी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा, ये उसका टिपिकल तरीका वारदात है रिपोर्टिंग के स्टेटमेंट से। तो फिर इसके लिए हमें सीखना चाहिए कि एमसीक्यू मैटर को कैसे ड्राफ्ट करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। हाँ, तो सीखे 3 चीजें लाजमी एमसीक्यू मैटर में होनी चाहिए, वरना आपका एमसीक्यू मैटर, बाकी तो सब कुछ हो सकता है, एमसीक्यू मैटर नहीं हो सकता। 3 चीजें कौन कौन सी? मैटर, कौन से मसले के ऊपर एमसीक्यू मैटर दे रहे हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, हमने बताना है उसको कि मसला कौन सा था। फिर रेफरेंस देना नोट्स अकाउंट्स का। रेफरेंस देना है किसका? नोट्स अकाउंट्स का। और फिर ये बताना है कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये 705 का मैटर नहीं है, 706 का है। इसको मॉडिफाइड ओपिनियन ना समझना। एमसीक्यू मैटर इज नॉट मॉडिफाइड ओपिनियन। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर।
इस मैटर की वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है। क्लियर हुई है बात? ठीक है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये हम सिर्फ उसे ये कह रहे हैं कि इस मैटर की वजह से, जिस पे एम्फसाइज कर रहे हैं ना, इसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा, मे भी किसी और रीजन की वजह से हो। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर वो आपसे ये कह दे कि आपने कुछ बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, कुछ एसेट्स थे, ठीक है, कुछ एसेट्स थे हेल्ड फॉर सेल, उनको आपने कॉस्ट पे नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, इसको एम्फसिस ऑफ मैटर में डिस्क्लोज तो किया आपने, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं दिया। गलती की? क्या गलती की? गलती आपने नहीं कर दी, आपने भी गलती कर दी। क्या? पहले ये तो आपने डिसाइड, अच्छा आपने ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लिया कि वाकई एमसीओ मैटर में आना चाहिए था, है कि ये मिस स्टेटमेंट है। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल होते हैं ना, एक तो फेयर वैल्यू पे आते हैं और दूसरा करंट एसेट में आते हैं, करंट एसेट में आते। इस पे तो एमसीओ मैटर आना ही नहीं था, आप नोट्स ढूंढते रहे। ये है एक तीर से दो शिकार आई क्या करता होता है तुम्हारे। तो हमने जहां पे एमसीओ मैटर में ये देखना है ना कि उसने एमसीओ मैटर की शर्तें पूरी करनी है कि नहीं, उससे भी पहले एक चीज और देखनी है, एमसीओ मैटर आना भी था कि नहीं आना था। ये भी नहीं देखना हमने, ये भी देखना चाहिए। भाई प्रेजेंटेशन क्लियर हो गई। अब स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल दिया खुद से, वैसे तो आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ करेंगे बिल्कुल। जिस दिन क्वेश्चन नहीं किया उस दिन कुछ सीखा ही नहीं हमने, और जिस दिन केस स्टडी ने की, कैफ लेवल पे भी ऐसे ही करते हैं ना, रोज तकरीबन केस स्टडी करते थे ना, तो यहां पे भी हर लेक्चर में केस स्टडी। अच्छा आपकी फरमाइश पे, फरमाइश आपकी, अभी एमसीक्यू मैटर की केस स्टडी की ड्राफ्टिंग अभी कर लें कि अदर मैटर के बाद दोनों की इकट्ठी करें? दोनों की इकट्ठी करना है। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ी सी अभी कर लेते हैं, थोड़ी सी बाद में कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने 3 एग्जाम्पल, वैसे तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल उठाई जा सकती है, ये 6, 7, 8 एग्जाम्पल है ना, कोई भी एग्जाम्पल उठाई जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं, इजी रखते हैं। इनमें से आप पहली एग्जाम्पल लिटिगेशन की है, यानी ये वाली एग्जाम्पल, ये दूसरी एग्जाम्पल फायर वाली है सब्सिक्वेंट, यानी ये वाली एग्जाम्पल 2 वाली, ये इधर से 1 वाली एग्जाम्पल, ये इधर से 2 वाली एग्जाम्पल, ये तीसरी स्पेशल पर्पस वाली। ये अपनी मर्जी की कोई सी एग्जाम्पल उठाइए और ड्राफ्ट कर दे। रिपोर्ट पे ओपिनियन क्या है? क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड, ये भी अच्छा किया पूछ लिया, रिपोर्ट पे ओपिनियन क्वालिफाइड है। बताया ये वैसे इनका क्वेश्चन पूछना बनता था कि नहीं बनता था? नहीं बनता था। चलें अभी डिस्कस करेंगे, करें ड्राफ्ट भाईजान, करें ड्राफ्ट। शाबाश, 2.5 मिनट है आपके पास। जिसकी ड्राफ्टिंग सबसे अच्छी हुई और मुझे पसंद आई, मेरी जजमेंट है, पसंद आई, 50 रुपए इनाम। सिर्फ एक, तीनों नहीं करने, सिर्फ एक करना। ये क्या आपने पहली लाइन में ही गलती कर दी? हाँ जी, क्या गलती की होगी इन्होंने पहली लाइन में? हेडिंग नहीं दी। आईएसए रिक्वायर करते हैं एमसीक्यू मैटर की हेडिंग देना लाजमी है, आगे उसका कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करना, यानी लिटिगेशन है कि फायर है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये लाजमी नहीं है। ये लाजमी, ये चाहे तो एमसीक्यू मैटर के साथ ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लाजमी, एमसीक्यू मैटर लिखना लाजमी है। ये ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स आप भी, हाँ शाबाश, लेक्चर को पॉज करें, ड्राफ्टिंग करें, और ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर से लेक्चर को स्टार्ट करें, रिज्यूम करें। शाबाश, मैं भाई दिखाएं जरा, कोई नहीं। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, वी ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन वाला की है। चलें करें कंप्लीट, फिर मैं आपको बताता हूं क्या गलती की है। एमसीक्यू मैटर, कंपनी एक्स फाइल्ड सूट अगेंस्ट आवर क्लाइंट अमाउंटिंग टू ₹1.5 million
द मैटर इज फुली डिस्क्लोज्ड इन नोट नंबर एक्स। हाँ, आवर ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। शाबाश शाबाश, अच्छा है अच्छा है। आप बताइए, ठीक है। एमसीओ मैटर पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू लिटिगेशन एज रेफर्ड इन नोट नंबर एक्स, द एंटिटी इज फेसिंग एक्स मिलियन रुपीज ऑफ लिटिगेशन। बस आगे लिखा है क्या, आगे क्या लिखना है? ऑफ लायबिलिटी, फिर उसके बाद जाके ओपिनियन का जो है उसका बताना कि क्या? हमारे जो उसके जो भी रेफर करके गई इसकी वजह से हमारे दिखाएं भाई, आप दिखाएं जल्दी से जल्दी। देयर वाज एक्सेप्शनल लिटिगेशन ऑन द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर व्हिच हैव बीन डिस्क्लोज्ड एप्रोप्रिएटेड नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट का नंबर नहीं लिखा। हाँ ठीक है, नोट नंबर 3, ठीक है ठीक है ठीक। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, आप दिखाइए, शाबाश शाबाश। विद अटेंशन टू नोट नंबर इतना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस which affect the profit with us at this matter do not affect our opinion। अच्छा, अच्छी ड्राफ्टिंग की है, स्पेशल पर आपने लिख दिया आगे। उन्होंने एमसीओ मैटर लिखा, साथ में कंटेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। एमसीओ मैटर के साथ आगे हाँ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये मुझे इस वजह से पसंद आया है ज्यादा कि इन्होंने एक डिफरेंट एग्जांपल है। आपने सामने लिटिगेशन की उठाई थी, इन्होंने स्पेशल पर्पस की, तो एप्रिसिएशन के लिए शाबाश। लेकिन इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक मुझे ड्राफ्टिंग पसंद आई है इन भाई की, इन्होंने सबसे अच्छी की है। We draw your attention to note number इतना, financial statement we describe exceptional litigation against company, our opinion not modified in respect of this matter। अब दिखाइए, शाबाश शाबाश शाबाश। We draw your attention to note number 10 of financial we describe the framework used is special purpose, the financial prepared to the FBR on tax basis which is not suitable for other, our opinion is not modified in this regard। शाबाश, अच्छी ड्राफ्टिंग है, अच्छी ड्राफ्टिंग है। अब दिखाएं, answer matter back of attention to on fire after the year and destroying our। ठीक है, शाबाश शाबाश। लेकिन ये भाई की जो ड्राफ्टिंग है वो मुझे पसंद आई। तो ये ड्राफ्टिंग होगी हमारी क्लियर। आपने तीनों चीजें देखिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जिसने तीनों चीजों का जिक्र किया है ना, उसका एमसीओ मैटर पैराग्राफ टेक्निकली करेक्ट है। मैटर बता दिया, लिटिगेशन है कि फ्रेमवर्क है या कौन सा है, रेफरेंस दे दिया, नोट्स और आखिरी लाइन क्या लिखी, और ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट इसकी किधर होनी चाहिए? कहता है बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद, नॉर्मली बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद ही प्लेस करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बाजू का आता है कि अगर की ऑडिट मैटर भी सेक्शन बी आ रहा हो, जो कि की ऑडिट मैटर सेक्शन कब आता है? अगर हम जरूरी समझे, नहीं हम तो कभी जरूरी नहीं समझेंगे। अगर हमारे जरूरी समझने पे चीजें होनी है तो हम तो काम करना कभी जरूरी नहीं समझते, जजमेंट लगाएंगे, एफर्ट की ऑडिट मैटर सेक्शन बोल रहा हूं, की ऑडिट मैटर नहीं बोल रहा। जब कंपनी लिस्टेड हो, लिस्टेड एंटिटी हो, तो तब की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा। आप बता रहे थे की ऑडिट मैटर कब आएगा, मैं बोला सेक्शन कब आएगा। ठीक है, तो अगर की ऑडिट मैटर सेक्शन भी है तो पहले एमसीओ मैटर आए कि की ऑडिट मैटर आए? दोनों में से जो ज्यादा अहम समझते हैं आप, क्योंकि स्टैंडर्ड का रूल यही है ना, मिजाज यही है, कोर्ट में जो चीज अहम, ओपिनियन से नीचे ही रहेंगे। एमसीओ मैटर भी की ऑडिट मैटर भी, आपस में जब इनकी जंग लगेगी तो कौन जीतेगा? तो ज्यादा सिग्निफिकेंट। सम टाइम ऐसा होता है, आगे एक्सेप्शनल क्वेश्चन, रेयर सिचुएशन, कि कोई एक मैटर आपके ख्याल में यूजर्स के लिए भी बहुत अहम है, फंडामेंटल है, और ऑडिटर के लिए भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सम टाइम ऐसा होता है कोई मैटर यूजर्स के लिए भी फंडामेंटल है और ऑडिटर के लिए भी मोस्ट, जैसे एक्सेप्शनल लिटिगेशन है और ऑडिट प्रोसीजर्स भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट परफॉर्म करने पड़े। एट द सेम टाइम एमसीओ मैटर भी है। कभी कभार ऐसे होता है, अब आपने हर सिचुएशन में ये नहीं सोचना शुरू कर देना नॉर्मली इसमें एमसीओ मैटर ही देना, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि ऑडिटर के लिए भी मोस्ट सिग्निफिकेंट था, क्वेश्चन के अंदर कह दे, फिर आपने कहना है ये तो एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, एमसीओ मैटर की ऑडिट मैटर भी है। इस सूरत हाल में क्या करना है? दोनों जगह पे तो नहीं आएगा, एक ही जगह पे आएगा। स्टैंडर्ड कहता है इसे आप की ऑडिट मैटर में लिख दे, लेकिन थोड़ा प्रोमिनेंट करके। प्रोमिनेंट से मुराद पहले नंबर पे ले आए, प्रोमिनेंट से मुराद ज्यादा डिटेल लिख दे। पहले की ऑडिट मैटर में जितने भी मैटर्स हैं उनमें पहले नंबर पे, रिपोर्ट के अंदर पहले नंबर पे नहीं कह रहा। की ऑडिट मैटर सेक्शंस में बाकी के की ऑडिट मैटर जो 2-3 हैं उनकी निस्बत ये ज्यादा अहम है ना, तो दो काम करें। पहला काम क्या करें? पहले नंबर पे ले आए की ऑडिट मैटर सेक्शन में वो मैटर जो कैम भी है, एमसीओ मैटर भी है, उसको क्या करें? और दूसरा काम क्या करें? उसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर लें, तो प्रोमिनेंट हो जाएगा कि नहीं?
कुछ समझ आई? आगे चलो। नेक्स्ट अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ में भी यही कह रहा है कि ये पैराग्राफ कब इंक्लूड किया जाता है। अब डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं, प्रैक्टिस के लिए हम है, लेकिन पढ़ा रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ज्यादा है हमें। कह रहा है कि अदर मैटर पैराग्राफ कब इंक्लूड किया जाएगा, जब हमने एक मैटर कम्युनिकेट करना हो जो डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए उसका डिस्क्लोजर नहीं आएगा। नहीं आएगा, अदर मैटर का डिस्क्लोजर नहीं आएगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज क्यों नहीं होगा? डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, IFRS से रिलेटेड ही नहीं है, ये प्योर ऑडिट मैटर है, इसलिए। ठीक है, इसका मतलब है रेफरेंस नोट्स टू द अकाउंट्स का इधर कभी भी नहीं आएगा अदर मैटर में। एमसीएस और मैटर ड्राफ्ट करते हुए नोट्स टू द अकाउंट रेफरेंस आएगा क्योंकि डिस्क्लोजर है। अदर मैटर ड्राफ्ट करते हुए आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करते हुए नोट्स टू द अकाउंट्स का रेफरेंस आएगा? मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करते हुए 705 का क्वेश्चन नहीं है। बेसिस फॉर मॉडिफाइड आएगा। हालांकि अगर आप ISA 705 की रिपोर्टिंग की एग्जांपल्स पढ़े ना, उसमें किसी में उसने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में नोट्स का रेफरेंस, लेकिन ICAP कहता है आपने देना है एज मोर फुली एक्सप्लेन्ड इन नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, अगर दिया हो नॉर्मली कुछ ना कुछ उसमें जिसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, कुछ ना कुछ दिया होता है नोट्स में। बहरहाल मॉडिफाइड ओपिनियन में भी नोट्स का रेफरेंस अक्सर आता है, नॉर्मली आता है, बल्कि समझ में हमेशा आता है। एमसीक्यू मैटर में तो आता ही आता है, और अदर मैटर में कभी नहीं आता क्योंकि वो डिस्क्लोज ही नहीं है। लेकिन वो मैटर रेलिवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी यूजर्स के लिए रेलिवेंट है। बताना क्यों? ताकि वो ऑडिटर की जिम्मेदारियों को, ऑडिट को अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, लेकिन शर्त यहां पे क्या है कि वो की ऑर्डर मैटर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि की ऑर्डर मैटर होगा तो 701 में जाएगा, 706 में थोड़ा ही आएगा, वो फिर किधर जाएगा? और प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्यों? क्योंकि अगर उसको इंक्लूड करना प्रोहिबिटेड हुआ तो फिर अदर मैटर में नहीं आएगा, फिर कहीं पे भी नहीं आएगा। जिस चीज को लॉ मना कर दे, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल पढ़ा है ना, क्या हम कॉन्फिडेंशियल की ऐसा मैटर जो कॉन्फिडेंशियल रखो पड़ेगा। उसकी एग्जांपल देते हुए कहता है बाजू का ऑडिटर को ना ऑडिट करते हुए कुछ ऐसा चीजें पता चल जाती हैं जो कि हो सकता है कि रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं उसके काम की हो, एविडेंस वगैरह। अगर ऐसी चीजें ऑडिटर को पता चले ना जो कोई ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकती है, ऐसा एविडेंस, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में उसे कहीं पे ना डिस्कस करे, चाहे वो अदर मैटर में क्यों ना आता हो, चाहे वो की ऑर्डर मैटर में क्यों ना आता हो। क्यों भला? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर सकता है अगर मैटर को डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है भाई, ये जो टीवी कैमरामैन वाले हैं, किसी जगह पे कोई बड़ा मसला हो जाए अगर है तो इनको कवरेज करके हमें अपडेट करते रहना चाहिए कि नहीं करते रहना चाहिए? नॉर्मली करते रहना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे, किसी स्कूल में खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में टेररिस्ट अटैक हो जाए, उधर भी कैमरा लेके घुसे हो, देखें बाकी सारी जगह पे टेररिस्ट हैं, इधर सारे छुपे हुए हैं, ये सेफ जगह तलाश किया, टेररिस्ट कहेगा अच्छा अभी पहुंच दो इधर। भाई इस तरह की ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ना। ऐसी रिपोर्टिंग का फायदा कम, नुकसान ज्यादा है, तो करना चाहिए ऐसा काम। इसीलिए उसने कहा कि अगर कोई मैटर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसको अदर मैटर में ना डालो, अदर मैटर में वही मैटर डालो, कौन सा? जो नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और जो की ऑर्डर मैटर, क्योंकि अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसको खा जाए, किसी को नहीं बताना। और अगर की ऑर्डर मैटर है तो की ऑर्डर मैटर में जाएगा, 706 में थोड़ा ही आएगा। की ऑर्डर मैटर का स्टैंडर्ड कौन सा है? 701। शाबाश भाई, बात समझ आई। अब आते हैं केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज, क्या वो? एग्जांपल्स। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? अच्छा एक चीज में रखिएगा, एमसी तो मैटर पैराग्राफ की स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग है कि 3 चीजें होनी चाहिए। अदर मैटर की स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग नहीं है, कस्टमाइज्ड है। अच्छा बताइए, कस्टमाइज होना आपके लिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज? आपके पास स्टैंडर्ड वर्डिंग ही नहीं है। अगर स्टैंडर्ड वर्डिंग हो ना तो उसमें आप जरा भी हेरफेर नहीं कर सकते। क्वालिफाइड ओपिनियन रटा लगा लेंगे, यानी ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट की वर्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड है, बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन की कस्टमाइज्ड है। कौन सा ओपिनियन आपको आसान लगता है? बेसिस, क्योंकि उसमें अगर आगे पीछे ऊंच नीच हो भी जाए ना प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि उसका कौन सा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है? बेसिस का। क्वालिफाइड ओपिनियन की स्टैंडर्ड वर्डिंग है,
उसको आपने जरा भी दाएं से बाएं हिलाया ना, नंबर काट देगा वो। तो इसीलिए एमसीक्यू मैटर की निस्बत अदर मैटर ड्राफ्ट करना मुझे ये लगता है ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे हम। क्यों? स्टैंडर्डाइज जिसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे किसी एक एग्जांपल में हो सकता है कोई और इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरी एग्जांपल में डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। पहली एग्जांपल है प्रायर पीरियड, या तो पिछले साल का ऑडिट। अच्छा बताइए, एज ऑडिटर हम ऑडिटर हैं? ठीक है, नहीं शक नहीं है। मैं किसी और जगह किसी और स्टैंडर्ड में चला गया था, मैं अमेरिका पहुंच गया था। कैसे? अभी बताता हूं कैसे पहुंच गया था। IAS 1 क्या कहता है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें भला? 6। छठी चीज क्या है भला? जो छठी चीज बताएगा जो कि ISAs के मुताबिक नहीं है, IFRS के मुताबिक है। ISAs कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें हैं। IAS 1 कहता है अरे नहीं 6 चीजें हैं। छठी चीज कौन सी है? कंपैरेटिव, जिसको हम ऑडिट में क्या कहते हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर। शाबाश, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर। ठीक है, ये फर्क ध्यान में रखेगा। तो मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स को वेरीफाई करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं है, नहीं है। ओपनिंग बैलेंस और चीज है, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर ना। ये वापस कर दे भाई, वापस लिखें। ओपनिंग बैलेंसेस और चीज है, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स और चीज है। ओपनिंग बैलेंसेस और चीज है, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स और चीज है। ओपनिंग बैलेंसेस डिस्कस होंगे 5-10 में, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर डिस्कस होगी 7-10 में। ओपनिंग बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस से मुराद क्या है? वो बैलेंस जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है वेरीफाई करना। क्यों वेरीफाई जिम्मेदारी है? इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी तो पिछले साल है। ओपनिंग बैलेंसेस किस स्टैंडर्ड में डिस्कस हुए? 5-10। वो हमें बताता है 5-10 क्या बताता है, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है। हाउ टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस। कोई आपसे पूछे 5-10 क्या बताता है, क्या कहेंगे? हाउ टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस। कोई पूछे जब कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो 7-10 स्टैंडर्ड करने क्या आ गया, अब क्या कहेंगे? सोचने की बात है कि नहीं? जब कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं तो 7-10 हमारे सिलेबस में क्या करने आ गया? हमें अलग से वो कैसे क्या? अच्छा, पूरे 7-10 में उसने यही कहा होगा कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर आइटम की जिम्मेदारी नहीं है। अगर गलत हुए तो क्या करना है? 7-10 क्या बताता है हमें? 7-10 हमें 5-10 ये बताता है ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है। 7-10 ये नहीं बताता कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर को कैसे वेरीफाई करना है। 7-10 क्या बताता है? कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स में अगर मिस स्टेटमेंट हो जाए तो क्या करना है। अभी तो समझाया था, शाबाश, अभी तो समझाया था। ठीक है, तो ये हाँ मैं बता रहा था मैं यूएसए में कैसे पहुंच गया। सोचते सोचते पाकिस्तान में कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स को वेरीफाई करना आईटी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, यूएसए में है। यूएसए वाले कहते हैं आपने कॉरिस्पॉन्डिंग को वेरीफाई करना है। वहां पे हर ऑडिटर को, अब आप सोच रहे होंगे हर ऑडिटर को डबल काम करना पड़ता है, फीस भी डबल है, लेकिन ऐसा एक्चुअली डबल काम करना नहीं पड़ता। आपको पता है वहां पे कुछ पेलना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, उधर भी पेली जाती हैं चीजें। वो कैसे पेलते हैं ये 7-10 में बताऊंगा, अभी नहीं, वो बाद में बताएंगे हम। चलिए वापस आते हैं, कहां थे हम? हाँ, तो जब कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, अगर पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं तो हम कहेंगे ठीक है हमने करना भी नहीं है, हम तो इस साल का करेंगे, लेकिन रिपोर्ट में बता देंगे। रिपोर्ट में बता दें, क्या बता देंगे? अब भाई हमारा ऑडिटर की जिम्मेदारी इस साल की है, पिछले साल की हमारी कोई नहीं। और अगर पिछले साल का ऑडिट हुआ है और किसी और ने किया है फिर भी बता देंगे क्या पिछले साल के फिगर्स हमने वेरीफाई नहीं की। ये ना समझना अमेरिका में बैठे हुए हो, ना 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 ना, यहां पे हमारी जिम्मेदारी इस साल की तो है, हम ओपिनियन दे रहे हैं इस साल के ऊपर, पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे। कुछ बात समझ आ रही है? बता देना चाहिए। ये असल में हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि भाई सिर्फ इस साल की हद तक है, पिछले साल कोई नहीं जिम्मेदार है। पिछले साल में कोई गलती निकली हमें ना कहना, हमें शिकायत ना करना, पिछले साल के ऑडिटर को पकड़ना। क्लियर? प्रायर पीरियड नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, समझ आया? ठीक है, तो जब अच्छा ये एग्जाम्पल 706 में है, लेकिन इसकी डिटेल
कि अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है या हुआ ही नहीं तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है, इसकी डिटेल किधर है? 5 टाइम भाई बात समझ आए। इस पे अदर मैटर में ना हम 2-3-4 चीजें लिखते हैं अदर मैटर में। पहला, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने, अदर मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं प्रीवियस ईयर्स ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय अनदर फर्म। पहला चीज, नाम लिखना हो नाम लिख दें, नाम नहीं लिखना तो गुमनाम करके कर दें, अनदर फर्म। फिर लिखे उसने कौन सा ओपिनियन दिया, अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड। फिर लिखे डेट, किस दिन रिपोर्ट दी उसने, किस दिन ओपिनियन दिया, ओपिनियन क्या था और किस दिन ओपिनियन दिया। जी अपनी कोई बात नहीं करनी, यही करना है कि पिछला साल हमने किया ही नहीं इसलिए अपनी बात नहीं करनी। अपनी बात हम ओपिनियन सेक्शन में करेंगे। अदर मैटर में हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, अब पिछले ऑडिटर की बात कर रहे हैं, उसके ओपिनियन की बात कर रहे हैं। यहां पे एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसका मतलब है अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है तो हमारी रिपोर्ट में 2 ओपिनियन आएंगे, एक हमारा इस साल का ओपिनियन और एक प्रीडिसेसर ऑडिटर का पिछले साल का ओपिनियन। एक ही अदर मैटर में हम उसका ओपिनियन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं उसका ओपिनियन अनमोडिफाइड था कि मॉडिफाइड। यह क्या नहीं समझ आई बात? आ गई? करें ड्राफ्ट, रुक के दरमियान में भी ड्राफ्टिंग कर लें, क्या हर्ज है? लेक्चर के दरमियान में अहम चीज हो, क्या करने लगे ड्राफ्ट? कौन सी सिचुएशन तो पूछी नहीं आपने। हाँ एक ही, शाबाश, कॉमन सेंस शाबाश, करें शाबाश करें। जिसकी ड्राफ्टिंग सबसे अच्छी मुझे पसंद आई, सबसे अच्छी होना अगर भाई मुझे पसंद आई तो इनाम। अदर मैटर, हाँ अगर फर्दर कंटेक्स्ट ऐड करना हो हेडिंग के साथ तो कर सकते हैं, फर्दर कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड नहीं है। शाबाश शाबाश, इन्होंने ऐड कर लिया, शाबाश। बाय XYZ प्रीवियस ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय XYZ एंड कंपनी। ठीक है सही है, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ ऑडिटर कहते हैं हम बिला वजह ही प्रीडिसेसर ऑडिटर की मशहूरी करें, ये भी पॉइंट है। हम अनदर ऑडिटर लिख देते हैं, बिला वजह हम उसकी मशहूरी करें। करनी है मशहूरी करने, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसका नाम लिखना है अदर मैटर में लिख दें। अदर मैटर लिखते जा प्रीवियस ईयर ऑडिट वाज। अच्छा अगर 2 स्टूडेंट्स के पैराग्राफ बिल्कुल ठीक हुए तो जिसने जल्दी किया ना या जिसने ज्यादा लिखा हुआ वो जीत जाएगा। उस सूरत में फास्ट लिखने वाला जीत जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी XXS फॉर द ईयर एंडेड वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। मॉडिफाइड नहीं, नाम लिखें, क्वालिफाइड के, एडवर्स के, डिस्क्लेमर। मॉडिफाइड तो हम जल्दी जल्दी बोलते बोलते में लिख देते हैं ना, दिखाएं शाबाश। अदर मैटर पैराग्राफ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड हु एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन June 30। ठीक है, लेकिन उसे ऑडिट करने में 6 महीने लगा दिए, लगा दिए होंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेहतरीन, अच्छी अभी तक अच्छी। ये लीजिए आपको प्राइस। अदर मैटर पैराग्राफ, प्रायर पीरियड इज कंडक्टेड नहीं, प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है बाय अनदर फर्म। किस चीज की फर्म थी? कंसल्टेंसी की थी, देखना, बाय अनदर ऑडिटर हु गेव क्वालिफाइड ओपिनियन एंड ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड ऑन 29 मार्च 2021। जिस साल का ऑडिट किया है वो ईयर एंड तो लिखा ही नहीं आपने, ऑडिट रिपोर्ट की दे। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय XYZ कंपनी हु एक्सप्रेस्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन। डेट नहीं लिखी, खा गया ना। प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया है, रिपोर्ट किस डेट को दिया ये लदा लिखना है, ऐसे ना करें, दोनों इंफॉर्मेशन लदा है। ऑडिट हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ऑडिट रिपोर्ट किस दिन इशू हुई है वो डेट लिखेंगे। क्या ये रीजन लिखनी चाहिए क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था? यस।
फायर ऑडिट परफॉर्म्ड बाय अनदर ऑडिटर एंड एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। ये ठीक है, ठीक है। अभी तक जो मुझे अच्छी ड्राफ्टिंग लगी है वो आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी लगी है। जिन स्टूडेंट्स ने मॉडिफाइड ओपिनियन का जिक्र किया है वो टेक्निकली मोर बेहतर है टेक्निकली, लेकिन उन्होंने जिस चीज की वजह से मैंने उनको प्राइज नहीं दिया वो पता है क्या है? वो मैंने हालांकि नहीं बताया, मेरी गलती थी कि जब मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो रीजन भी देते हैं। रीजन भी दिया, रीजन क्या दिया? नहीं मुझे नहीं नजर आई उससे। क्या रीजन दिया आपने? मिस स्टेटमेंट इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगली एग्जांपल्स की तरफ चले। अगली एग्जांपल जब ये हो गई, व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। व्हेन ऑडिटर, तो जब ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करेगा। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट करने से क्या मुराद है, मुझे पहले ये समझाएं। वो कहेगा सिर्फ ये कुछ लोगों के लिए है, अब आम आवाम के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट यानी रिपोर्ट में लिख दिया, क्या लिख दिया कि ये रिपोर्ट और किसी के लिए नहीं है और किसी को ना देना, सिर्फ बैंक को जाके देना, सिर्फ बैंक को मिले, उसके अलावा ना किसी को मिले। ये कहां लिख, अगर क्या ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? अच्छा आप सुने, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? पाकिस्तान में जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इसके आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की देख लें, कहीं पे आपको इस वजह से अदर मैटर नहीं मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट सबको, जनरल पब्लिक को अवेलेबल करना जरूरी होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए। अब जरा थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लगो, अलर्ट हो जाए। क्या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको रिस्ट्रिक्ट ना भी किया जाए? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना लाजमी है कि नहीं? नॉर्मली किया जाता है, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, हाँ लाजमी नहीं, नॉर्मली किया जाता है, लेकिन लाजमी हो सकता है। आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो मुझे बताइए, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है और उसमें मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट मटेरियल है, रिपोर्ट पे इफेक्ट बताइए, और कोई नहीं बोलेगा रिपोर्ट पे इफेक्ट बताइए, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन किसने बताना है? मैंने बताना है। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा, फिर से बताएं। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा हमारी? कब हम सी फैब लेवल यार, क्यों क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड। और भाईजान एमसीक्यू मैटर किसने लिखना है? और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, एमसीक्यू मैटर मैंने लिखना है? ऐसे ना करें यार, फिर अभी तक एक सिचुएशन में एक ही मसला आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली एग्जाम फिर देखेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा आपने ये बता दिया सर, रूल क्या बताया आपने? सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, एमसीक्यू मैटर तो आएगा ही आएगा। ज्यादातर केसेस में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट सेट की है तो अदर मैटर भी आएगा, वरना अदर मैटर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं की तो अदर मैटर नहीं। एग्रीड? आगे चले। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है? यस की जा सकती है। जैसे हो सकता है बैंक के पास जाएं तो बैंक कहे कैश बेसिस के मुताबिक बना के लाएं। बैंक के पास गए, बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, कैश बेसिस के मुताबिक चाहिए, उसने हमसे ऑडिट करवाया, सब कुछ ठीक था, इफेक्ट रिपोर्ट बताएं।
और तीसरा बेसिस ऑफ क्वालिफाइड, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आना। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऐसे ना करें मेरे साथ, सब कुछ ठीक है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा। बेसिस फॉर ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, कह रहे हाँ। जब सब कुछ ठीक है तो बेसिस फॉर ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट भी नहीं आएगी यार, ऐसे ना करें, मेरे पे ना रहे भाई, ना ना मेरे पे नहीं रहना, हाँ अपना फैसला खुद करना। क्लियर? चूंकि बैंक ने कहा कैश बेसिस तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आया, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अदर मैटर आएगा। फर्ज कीजिए बैंक ने कहा मेरे को ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ, कोई पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप लोन लेने के लिए चला गया, उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के लाओ। उसने क्या कहा? सोल प्रोप्राइटर है, उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवा के लाओ। सोल प्रोप्राइटर ने पूछा कैश बेसिस पे बनाऊं? उसने कहा नहीं, किसी जनरल पर्पस के बना लाओ, किसी, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। सोल प्रोप्राइटर ने आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। बताइए गलत किया क्यों उसने? उसने गलत किया क्यों? नहीं तो मैं नहीं, रिक्वायरमेंट पहले, हाँ कोई बात कोई बात, अभी फिर अब दोबारा आपने बताना है कि सोल प्रोप्राइटर ने क्या गलती की। सोल प्रोप्राइटर बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के लाओ। उसने कहा सर फ्रेमवर्क कौन सा हो? तो बैंक ने कहा कि कैश बेसिस की जरूरत नहीं है, कैश बेसिस रहने दो, स्पेशल पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लाओ। सोल प्रोप्राइटर ने आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। शाबाश, उसे आईएफआरएस के मुताबिक नहीं बनानी चाहिए, आईएफआरएस फॉर एसएमईज बनानी चाहिए थी। स्मॉल एंटिटी है ना, स्मॉल एंड मीडियम, सोल प्रोप्राइटरशिप, स्मॉल पार्टनरशिप, मीडियम, इनके लिए आईएफआरएस फॉर एसएमईज चलते हैं। फिर से सुने, अब बैंक ने कहा आईएफआरएस फॉर एसएमईज के लिए के ऊपर जनरल पर्पस बना के लाओ, वो हमारे पास आया, हमने ऑडिट कर दिया, सब कुछ ठीक था। एमसीक्यू मैटर आएगा? एमसीक्यू मैटर आएगा? कौन सी एग्जांपल के तहत आएगा? स्पेशल पर्पस कहा है? अभी मैं आईएफआरएस बोल दिया, मैंने आईएफआरएस बोला है, आईएफआरएस फॉर एसएमईज बोला है, आईएफआरएस फॉर एसएमईज जनरल पर्पस है। नहीं जनरल पर्पस क्यों नहीं पढ़ा? आईएसए 200 में बताया नहीं? जनरल पर्पस की भी एग्जांपल दी थी, 3-4 थी, स्पेशल पर्पस की भी दी थी, कोई बात नहीं। एसएमईज बताइए, अब जनरल पर्पस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, एमसीक्यू मैटर आएगा? नहीं आएगा। क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? यस। बताना ये चाह रहा था इतने 15 मिनट की डिस्कशन से कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने का डिसीजन है ना, ये इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि फ्रेमवर्क कौन सा है, वो ऑडिटर की जजमेंट है। जनरल पर्पस में भी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, और किसी केस में हो सकता है स्पेशल पर्पस में भी हम ना करें। नॉर्मल रूल ये है कि जनरल पर्पस में डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, स्पेशल पर्पस में करते हैं, नॉर्मल है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। भाई बात समझ आई? तो अगर ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आईएसए 800 कौन सा था? आईएसए 800 में जितने भी ऑडिट होते हैं, चाहे 800 का हो, चाहे 805 का हो, चाहे 810 का हो, उन सब में चूंकि खास पर्पस के लिए करवाए जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब जो मुझे बताएगा आईएसए 800 किसको डील करता है, 805 किसको, 810, तीनों को, उसको इनाम मिलेगा। कौन बताएगा? पहले हाथ उठाए। 800 किसको डील करता है? 800 डील करता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को, करेक्ट? ए सिंगल एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीसरा 810 किसको? समरी को। अच्छा एक मिनट है, अब कोई नहीं बोलेगा। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट में क्या फर्क है? 805 दोनों को डिस्कस करता है। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एलिमेंट, एग्जांपल से एक्सप्लेन करना। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद सिर्फ बैलेंस शीट है, और सिंगल एलिमेंट से सिर्फ रिसीवेबल को वेरीफाई। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आईएसए 800 की सीरीज में कोई, चूंकि वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में करवाए, तो उसमें अक्सर हम एक काम करते हैं, क्या
डिस्ट्रीब्यूशन को रिसेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को रिसेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ 800, अगर नॉर्मल रूल लगाए ना, नॉर्मल 800 की बेसिस पे जो ऑडिट होगा ना, उसमें एमसीएस मैटर भी आएगा। किस वजह से? वो तो 100% केसेस में आएगा। 800 स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया है, एमसीएस मैटर तो 100% आएगा ही, अक्सर अदर मैटर भी आएगा। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन को रिसेट किया। क्लियर जी? नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑडिटर एक ही साल का, ऑडिटर एक ही कंपनी के 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने? पहले तो मुझे लगता है समझ ही नहीं आ रही है मुमकिन कैसे है। एक जनरल पर्पस हो, एक स्पेशल पर्पस हो, करेक्ट एग्जांपल। लेकिन अब आपने मुझे एग्जांपल देनी है कि एक जनरल पर्पस है, दूसरी भी जनरल पर्पस है। इसकी मिसाल दे सकते हैं? एक आईएफएस के मुताबिक हो, दूसरी यूएस गैप के मुताबिक हो। ये पॉसिबल है कि एक जनरल पर्पस हो, दूसरी 2 सेट हो, एक जनरल पर्पस एक स्पेशल पर्पस, पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है एक जनरल पर्पस हो, दूसरी भी। लेकिन जो दूसरी जनरल पर्पस होगी ना, ये किसी खास बंदे के लिए होगी। पेरेंट सब्सिडरी है, यूएसए में होल्डिंग कंपनी है, उसको कंसोलिडेशन के लिए भिजवा रहे हैं। जो 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, एक जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगा, दूसरा हो सकता है दूसरा जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होगा। वो अदर वाला मे बी स्पेशल पर्पस हो, मे बी जनरल पर्पस, दोनों हो सकते हैं। स्टैंडर्ड नेशन में ये लिखा है, नोट करें, ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नहीं लिखा कि ऑडिटर रिपोर्ट ऑन जनरल पर्पस एज वेल एज स्पेशल पर्पस, ये नहीं लिखा। अगर ये लिखा होता ना तो इसका मतलब होता है कि एक कंफर्म जनरल पर्पस है, एक स्पेशल है। ये नहीं लिखा, मे बी हो मे बी ना हो। अगर ऑडिटर 2 सेट ऑफ एक ही कंपनी की एक ही साल की 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, एक पाकिस्तान के लिए, एक यूएसए के लिए, यूएसए वाली सिर्फ और सिर्फ यूएसए जाएगी, तो हमने क्या करना है? रिस्टेट कर देना। तो याद रखिए, मे भी दोनों जनरल पर्पस हो, मे भी एक जनरल पर्पस हो, एक स्पेशल पर्पस हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है ना ऑडिटर, तो अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। कुछ बात समझ आई? एग्जांपल समझ आ रही है? क्वेश्चन पूछ लूंगा। पाकिस्तान में एक कंपनी ने 31 दिसंबर 2012 का ईयर एंड का ऑडिट करवाया जनरल पर्पस के मुताबिक, ठीक, स्टैट्यूटरी ऑडिट, अनमोडिफाइड ओपिनियन आ गया। बाद में कंपनी ने ऑडिटर से कहा, सर हमारा बैंकर कहता है कि हमें भी इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, और सिर्फ हमारे लिए चाहिए, बैंकर के लिए, और किसी के लिए नहीं, लोन का डिसीजन करना है, लेकिन यह कैश बेसिस के मुताबिक हो। हमने कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, सब कुछ ठीक था। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। अनमोडिफाइड ओपिनियन आ गया, एमसीओ मैटर आएगा, किस वजह से? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, शाबाश। अदर मैटर आएगा, किस वजह से? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को स्टेट करने की वजह से अदर मैटर आएगा, या 2 साइड की वजह से आएगा, या दोनों की वजह से आएगा? पक्का? यस, दोनों की वजह से आएगा। यहां से हमें एक अहम कंसेप्ट पता चला, अगर एक से ज्यादा अदर मैटर हो जाए तो कैसे डील करने? क्या दोनों की अलग-अलग हेडिंग आएगी कि एक ही हेडिंग के अंदर दोनों फिट कर दें? एक ही हेडिंग के अंदर दोनों फिट कर दें। ये लेकिन जहन में रखिए, एक किस वजह से आ रहा है? रिस्ट्रिक्शन की वजह से, दूसरा 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से। ये बात जहन में रहेगी। दोनों केस स्टडी में दोनों मेंशन करने हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। परवेसिव स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, या ISA 705 डील करता है।
अगर स्कोप लिमिटेशन है और परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है और परवेसिव है तो डिस्क्लेमर नहीं, विड्रॉल। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो और इफेक्ट परवेसिव हो ना, विड्रॉल इज बेटर देन डिस्क्लेमर। ये याद है ना कैफ का कंसेप्ट, अनलेस वो इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो उस सूरत हाल में मदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट कहने लगा अच्छा सर कंसेप्ट ये है कि जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, इफेक्ट परवेसिव हो तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं, अनदर मैटर आना है, यही कह रहे हैं आप? देखा ये हरगिज नहीं कह रहा मैं। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आए ही आए। क्यों आए? क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर के साथ साथ अदर मैटर आएगा। उस अदर मैटर में हम क्या बताते हैं? स्कोप लिमिटेशन नहीं बताएंगे, वो तो डिस्क्लेमर में बताएंगे। इस अदर मैटर में क्या बताएंगे? क्यों विड्रॉ नहीं किया, क्यों विड्रॉ नहीं किया। क्लियर? इसको ये सिचुएशन कौन से वाले स्टैंडर्ड में डिस्कस हुई है? 705 में। मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां? 800 की सीरीज। 800 की सीरीज में आप अक्सर 800 की सीरीज की जब भी एग्जांपल देगा ना, अक्सर ये कहेगा कि जनरल पर्पस भी ऑडिट हुआ है। अब ये स्पेशल पे आ जाओ। ये 800 की सारी सीरीज स्पेशल केसेस की है ना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो, सिंगल हो, समरी हो, स्पेशल। तो उसमें नॉर्मली जनरल पर्पस ऑडिट भी हुआ होता है और साथ में स्पेशल पर्पस। तो इसमें जितनी भी एग्जांपल आती है अक्सर वो दूसरा ऑडिट हो रहा होता है। 800 का 700 सीरीज का ऑडिट हो चुका होता है। तो इसीलिए ये एग्जांपल्स आपको कहां फ्रीक्वेंटली मिलेगी? 800 की सीरीज में आपको एमसीओ मैटर, अदर मैटर की बेतहाशा भरमार मिलेगी भैया। अच्छा आगे क्या लिखा है? अदर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है? और भी होंगी जो रफ्ता रफ्ता सामने आती रहेंगी। प्लेसमेंट किधर हो, वो रिपोर्ट में ऑडिट 706 में कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन की हुई है। सिंपल पता है क्या कह रहा है? सिंपल कहता है अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, तो वो जो अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ आते हैं ना, प्रॉपर बुक्स दिखाता वाला, वो नहीं आ रहा होगा। तो फिर एक ही सेक्शन आ रहा होगा, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे है ना, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट उसके एंड पे लिख दो। और अगर रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ भी है तो फिर दोनों के एंड पे लिख दो। वो जो डिस्कशन करता है ना, उसका मगज यही निकलेगा। डिस्कशन बड़ी कॉम्प्लेक्स करता है 706 में कि अदर मैटर की एंड दोनों के एंड पे। नहीं 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 नहीं, दोनों के एंड से मुराद पहले एक स्टेशन गुजर जाए, फिर दूसरा स्टेशन गुजर जाए, फिर उसके एंड पे। पाकिस्तान में यही प्रैक्टिस है। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख ले, अदर मैटर पैराग्राफ कहां पे आता है? सबसे एंड पे। ठीक। अब ड्राफ्टिंग कैसे होगी? ड्राफ्टिंग सिर्फ याद रखिए इसका स्टैंडर्डाइज नहीं है कोई फॉर्मेट। ये आपको सिर्फ एक ड्राफ्टिंग की एग्जांपल दे रहा है। प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड, ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर हो, इसकी एग्जांपल भी स्टैंडर्ड दे। और सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहली वाली एग्जांपल तो ये वाली है ना, दूसरी वाली कौन सी है? थर्ड वाली। क्लियर? तो ड्राफ्ट करेंगे थर्ड वाली, सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या नहीं? चले पढ़ लेते हैं। चले आज अब दो आपने ड्राफ्टिंग कर ली है, ड्राफ्टिंग की कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ऐसा कीजिए, आप ड्राफ्ट कीजिए जरा। फारूकी बैठे हुए हैं, तब तक वो स्टार्ट हो रहा है। कौन सी एग्जांपल ड्राफ्ट करेंगे? रिस्ट्रिक्शन वाली या रिपोर्ट ऑन मोर देन वन सेट ऑफ, इन दोनों में से कोई एक कर ले जो आपको इजी लगे। दो मिनट है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है।
वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया ये तो बताएं, क्यों किया? अच्छा आगे लिख रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, शाबाश लिखे। दिस फाइनेंशियल मैम प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल, ये एमसीक्यू मैटर ड्राफ्ट करेंगे क्या? अदर मैटर ये एमसीक्यू मैटर है ना ना। आइटर रिपोर्ट, हाँ कंटेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। वी हैव प्रिपेयर्ड 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ इसकी ओए 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 भाई, जितने भी पैसे यहाँ निकाल अपनी जेब से। वी हैव प्रिपेयर्ड 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या गलती है? हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं यार? ये ऑडिट में पहले चैप्टर में सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। वी हैव इश्यूड ऑडिट रिपोर्ट कह लें, वी हैव इश्यूड ऑडिट रिपोर्ट कह लें। शाबाश। वी आर प्रोजेक्टर क्यों नहीं ऑन हो रहा? हो गया? हाँ वो है। भैया आप दिखाएं, आपकी ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी होती है। अभी पहले कितने स्लो हैं आप यार, ऐसे ना करें। आप दिखाएं जी, आप में से कोई दिखाना चाहे? नहीं नहीं, चलिए फिर अब हम कुछ रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छा थोड़ा सा डिस्टेंट स्पेस इसलिए मैंने छोड़ी है, मेरा इरादा था पहले आपसे ड्राफ्टिंग करवाऊंगा सिर्फ हेडिंग देके कि ये है केस, करिए जरा ड्राफ्टिंग कर। ये तो आपने कर दी हुई है इसलिए इसको रहने देते हैं। पढ़ ले, ये स्टैंडर्ड ने ड्राफ्टिंग दी है। ये वी ड्रॉ योर अटेंशन, आप देखें बातें वही हैं जो आपने लिखी हैं, सिर्फ वर्डिंग थोड़ी प्रोफेशनल है। बातें वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नो टैक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहले रेफरेंस आ गया। Which describe the uncertainty relating to outcome of lawsuit filed against the company by XYZ company. मैटर आ गया। और our opinion is not modified in respect of this matter. अच्छा इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि ओपिनियन कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई स्टूडेंट इससे ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन का मतलब यह है जो ओपिनियन ऊपर होगा ना कहीं वो अनमोडिफाइड है या वो मॉडिफाइड है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो कोई भी हो सकता है। क्लियर? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डिफरेंट हो हमारे कंसेप्ट से। सब्सिक्वेंट इवेंट यानी फायर डिस्ट्रॉयड एसेट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डिस्क्लोज्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट यानी डिस्क्लोज कर दिया। अगर फायर ने एसेट्स डिस्ट्रॉय किए होते, एसेट्स डिस्ट्रॉय लेकिन इसको डिस्क्लोज ना किया होता, फिर मिस स्टेटमेंट होती। वो किस स्टैंडर्ड में चला जाता? 7, लेकिन अभी किस स्टैंडर्ड में है? 706 में है। ये आ गया, ये दिया हुआ कि एग्जांपल कहां से उठाई है? आईएसए 706 के अपेंडिक्स 3 से एग्जांपल। एमसीक्यू में वी ड्रॉ अटेंशन टू नो टैक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले नोट्स आ गया। व्हिच डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ए फायर इन कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मैटर आ गया। आग लगी प्रोडक्शन, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इसका मतलब क्या है? ओपिनियन कौन सा है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे चलें जी। ये क्लियर नहीं है, ये लाइट नहीं लाइट का भी नहीं है मसला। चले, नजर आ रहा है आपको? वैसे किस वजह से ग्रीन? हाँ थोड़ा ग्रीन, ये शायद इधर से हिलना, हिल ना जाए। चले ठीक है, गुजारा हो रहा है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, क्या ना है? अब देखिए उसने एमसीक्यू मैटर के साथ कंटेक्स्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया कि मैं स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग की वजह से एमसीक्यू मैटर दे रहा हूं। तो पिछले वाली एग्जांपल में उसने कंटेक्स्ट एक्सप्लेन किया था? नहीं था, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। हेडिंग लाजमी दी होगी। वी ड्रॉ अटेंशन टू नो टैक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेफरेंस व्हिच डिस्क्राइब बेसिस ऑफ काउंटिंग। आप होते तो यहीं पे आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड आगे लिख देते हैं ना, लेकिन उसने कहा थोड़ा मैं बेसिस ऑफ काउंटिंग को एक्सप्लेन तो कर दूं, कौन है कौन सी। ये तो कह दिया कि कोई स्पेशल है, पर है कौन सी ये तो मुझे बताने दें। कह रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कंपनी टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेटेड डीईएफ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। क्या ये रिस्ट्रिक्शन है? नो, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात लिख रहा है,
मतलब इसका ये हो सकता है नहीं, वो ये कह रहा है कि किसी और के लिए सूटेबल नहीं है। मैनेजमेंट को मना नहीं कर रहा कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और को ना देना। ये जो लाइन है ना, एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पज, ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। ये स्पेशल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करते हुए कह रहा है स्पेशल है। ये असल में क्या है कि ये स्पेशल है, स्पेशल पर्पज के लिए बनी है, किसी और पर्पज के लिए नहीं है। आगे वही आवर ओपिनियन, इसमें आपने नोट किया, उसने नोट्स का कौन सा रेफरेंस भी दिया, ओपिनियन नॉन मॉडिफाइड भी बताया, मैटर भी बताया, लेकिन मैटर को एक्सप्लेन भी किया उसने। सिर्फ ये नहीं कह दिया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, बल्कि उस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को सीखा आपने। आइंदा जब कभी आपने एक्सप्लेन करना है ना, सिर्फ ये नहीं कहा प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस, एक्सप्लेन करना है। आइंदा क्या लिखेंगे कि वी हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, कि उस फ्रेमवर्क का नाम भी लिखा करेंगे रिपोर्ट में? नहीं लिखेंगे। वी हैव प्रिपेयर्ड नहीं लिखेंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड नहीं लिखेंगे, नहीं कहीं पे लिखा प्रिपेयर्ड। देखें, एक चीज पे आप फोकस करते हैं, दूसरी चीज को उधर से मार खा जाते हैं। प्रिपेयर्ड तो लिखेंगे नहीं ना। एग्जाम में क्वेश्चन के एक एक लफ्ज पे फोकस करना है, एक एक लफ्ज, खास तौर पे रिपोर्टिंग वाले में, क्योंकि रिपोर्टिंग में क्वेश्चन भी छोटा होता है। रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन बड़ा पूरे सफे का होता है, बात बात रिपोर्ट में 6-7 लाइन के अंदर 8-10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। कल आपने किए ना, एक क्वेश्चन किया था 25 नंबर का था, 4 पार्ट्स थे जिसमें एक तो देखे छोटे छोटे पार्ट्स थे सारे, किसी के 5 नंबर किसी के 10 नंबर। तो उस पैराग्राफ में एक एक लफ्ज अहम हो जाता है फिर उस छोटे क्वेश्चन में जिसके मार्क्स ज्यादा हो। रिस्क असेसमेंट का बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें भी वैसे एक एक लफ्ज अहम होता है, उसमें भी एक लफ्ज ऐसे ही है ना भाई। स्टैंडर्ड देखे 3-5 हजार सफे हैं उसके, लेकिन वो इतने अहम नहीं होते जब हम एग्जाम में जाते हैं। वो 4 सफे अहम हो जाते हैं जो पेपर के हैं, ऐसे है ना। उसमें से भी रिक्वायर्ड, शाबाश, बातें कुछ कुछ याद है, अपग्रेड लेकिन फिर भी होने वाला है, सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। कोई नहीं। प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, ये एमसीक्यू मैटर में एग्जांपल थी ना, अदर मैटर में थी भाई, अदर मैटर में थी। हाँ जी, अब देखिए इसमें से गलती ढूंढे एक। Financial statements of ABC company for the year ended December 31st 2010 were audited by ये मार्च 31, ये कौन सी डेट है? मार्च 31 रिपोर्ट इशू हो रही है, ये रेंट तो 31 नंबर था, और नोट्स द अकाउंट्स का रेफरेंस भी अभी अभी डालने लगे थे रेफरेंस। प्यार हो गए थे भाई, स्टार्ट ले लिया था इन्होंने, स्टार्ट ले लिया था। तो इसमें नोट्स द अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं आएगा, अदर मैटर में रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, इसमें जो गलती है वो ये, अदर मैटर की हेडिंग नहीं दी, हेडिंग देनी चाहिए थी। ये कैसे स्किप कर सकते हैं आपके? हेडिंग ना देना ठीक है, हेडिंग आनी नहीं चाहिए थी, आनी चाहिए थी। ऊपर की तरह आ गई, ऊपर भी कहीं नहीं है। चलिए, बाकी तो इसमें आपको कोई इतराज नहीं है ना। कंपनी इशूड सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस स्टूडेंट ने ये ड्राफ्टिंग की थी वो अपनी ड्राफ्टिंग को कंपेयर कर ले। अदर मैटर, ये आईएसए 800 रजिस्ट्रेशन 3 है, वहां से उठाया, ये 706 की एग्जांपल नहीं है। कंपनी हैज प्रिपेयर्ड, हमने नहीं, कंपनी हैज प्रिपेयर्ड ए सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31 इन अकॉर्डेंस विद IFRS on which we issued a separate auditor's report to shareholder of company dated, जब कभी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा है डेट भी बता रहा है। हाँ, आगे अगर ये भी लिख देता तो अच्छा था, our opinion is not modified, इसमें नहीं आता, वो किस में आता है? तो ये कौन सा है? ओके, अदर मैटर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं लिख सकते, नहीं लिखना, नहीं लिखना जी। हाँ, ये चीज उन्होंने पूछा ये है सर, उसने कहा है 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है कंपनी में, बिल्कुल 2 बनाई है, एक बनाई है आईएफआरएस के मुताबिक, एक किसी और के मुताबिक बनाई होगी, फ्रेमवर्क के, ऐसा ही है ना, दूसरी भी आईएफआरएस के मुताबिक थोड़ी बनाई होगी। सोचिए इस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई होगी, कोई एग्जांपल है? एक तो आईएफआरएस के मुताबिक बना दी ना, दूसरी टैक्स बेसिस के मुताबिक बनाई होगी। क्लियर? ये अदर मैटर किस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट में है?
IFRS वाली में के टैक्स बेसिस वाली में? पढ़ के आपको गलत पता चल रहा है, ये IFRS वाली में नहीं है, टैक्स बेसिस वाली में है। देखिए कह रहा है मैंने एक सेपरेट बनाया, सेपरेट, एक सेपरेट का मतलब अलग से एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। कंपनी हैज प्रिपेयर्ड ए सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। वो जो सेपरेट सेट है वो IFRS के मुताबिक है, दिस सेट IFRS के मुताबिक नहीं है। क्या देख लें, यही नहीं मतलब कि सेपरेट सेट IFRS, दिस सेट IFRS का, दिस सेट किसके मुताबिक है? अच्छा ये क्यों है IFRS वाली में अदर मैटर क्यों नहीं डालते? इस जो स्टूडेंट, भाई ये तो क्लियर हो गया ना, सेपरेट सेट है, एक IFRS का, एक टैक्स बेसिस का। अदर मैटर टैक्स बेसिस वाले में आएगा, टैक्स बेसिस वाले में लिखेंगे वो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है IFRS वाली, IFRS वाली में अदर मैटर नहीं आएगा कि दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टैक्स बेसिस वाली। क्यों? क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। हाँ, आपका भी जरा मिलता जुलता था, लेकिन ये ज्यादा बेहतर आंसर है। इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसलिए कि IFRS वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पब्लिक के पास होती है और टैक्स स्पेशल पर्पस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक यूजर के पास होती है। ठीक है, चूंकि जनरल पब्लिक के पास अदर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, उसे पता ही नहीं होगा कि दूसरा सेट है दुनिया में, उसे बताने की जरूरत ही नहीं कि दूसरा सेट कैसा है। लेकिन चूंकि दूसरे स्पेशल वालों के पास जनरल पर्पस भी होगी, उनको बताना चाहिए कि भाईजान आपके लिए ये है, हमने एक दूसरी भी बनाई है, वो उधर ना जाना। बात समझ आ रही है? आखिरी क्वेश्चन मेरा, हमने पाकिस्तान में IFRS के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, भेज दी। USA में गैप के मुताबिक भेज दी, सिर्फ USA की होल्डिंग कंपनी के लिए, ताकि वो कंसोलिडेशन कर ले। अदर मैटर पैराग्राफ किस रिपोर्ट में आएगा? US वाली में। अच्छा, US वाली में जब अदर मैटर लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक बनी है? IFRS के मुताबिक। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है एक और है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन, तो एमसीओ मैटर है कि अदर मैटर है? दोनों कैसे? स्पेशल पर्पस है तो एमसीओ भी आएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी आएगी, आज नॉर्मली आती है, तो इसीलिए हम अपने एग्जाम क्वेश्चन में इंक्लूड कर देंगे। नॉर्मली आती, स्पेशल पर्पस पे एमसीओ मैटर तो 100% आएगा। अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, तो एग्जाम में हम कर देंगे, जो काम अक्सर होता है एग्जाम में हम भी कर दिया करेंगे। ये डायरेक्ट ही करते हैं, इफ करके भी करना जरूर है, चाहे इफ करके करें चाहे डायरेक्ट करना जरूर है। देखें, मेरा तो ख्याल है इसमें अदर मैटर उसने किया ही नहीं। इस एग्जाम्पल से ना मुझे एक जाती तौर पे असूली इख्तलाफ है। आपने इस एग्जाम्पल को पढ़ के मुझे बताना क्या इख्तलाफ है। शाबाश, दोनों चीजें एमसीओ मैटर के अंदर ही उसने इंक्लूड कर दी है। हालांकि ज्यादा अच्छा, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ही ऐसे है। हाँ, हालांकि रिस्ट्रिक्शन अदर मैटर में होनी चाहिए थी। मेरा जाती ख्याल ये है, कर भी सकते हैं, मना नहीं है, मैं श्योर हूं उसके ऊपर। एमसीओ मैटर अदर मैटर पैराग्राफ को लैदा करना चाहिए और लैदा ही करना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम्पल हमें ये कंसेप्ट देती है कि अगर एमसीओ मैटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड कर दे तो प्रॉब्लम क्यों भला? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो रही है ना, वो एमसीओ मैटर स्पेशल फ्रेमवर्क की वजह से हो रही है। ना, ये कोई मतलब नहीं लेना कि एक रिपोर्ट में एमसीओ मैटर अदर मैटर दोनों नहीं आ सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही ना, ऐसे ना करिए यार। आपने हमेशा अदर मैटर को अदर मैटर में डालना, एमसीओ मैटर का मर्ज नहीं करना आपने हमेशा। एग्जाम में भी लैदा बताना है और ड्राफ्टिंग करते हुए भी लैदा। आप अगर मैं आपका टास्क आपको देता हूं, अलग करें एमसीओ मैटर को अदर मैटर से, क्या क्या करेंगे? आवर ओपिनियन वाला ऊपर चला जाएगा, इसके साथ हेडिंग आ जाएगी अदर मैटर की, ठीक हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो आप कह रहे थे पिछले क्वेश्चन में, एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस, आप कह रहे थे ये है रिस्ट्रिक्शन, ये है आवर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर द पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर
एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड ना, ये है रिस्ट्रिक्शन, शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टीज अदर देन पार्टनरशिप और इट्स पार्टनर्स। ये पता चला, ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगर छुट्टी नहीं, कल भी आप जल्दी चले गए थे, ऐसे ना किया करें। और असाइनमेंट भी नहीं करके आए थे आप, असाइनमेंट करके आए थे तो फिर और बात थी। नहीं भाई अच्छा नहीं, मुझे ये बताइए कि फिर हम प्रैक्टिस कैसे करें? ये तो इसका हफ्ते में 4 दिन नहीं, तो इसी का टाइम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2 से 2.5 घंटे कर लेते हैं। क्या मसला है भाई, प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। जब प्रैक्टिस, आप आइंदा से आपने माइंड बना के आना है कि प्रैक्टिस की वजह से अगर एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम देना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियली 2 घंटे, लेकिन ज्यादा भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप असाइनमेंट करके आए होंगे ना तो फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप असाइनमेंट ना करके आए आइंदा तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बिठा लेना मैम, क्योंकि घर से काम नहीं करके आएंगे ना तो मैं इधर काम करवाऊंगा, फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप जो मर्जी। ठीक है, तो ये असाइनमेंट अब करके आएंगे। कौन सी असाइनमेंट? अभी कर ले, एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। भाई कह रहे हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, घर के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो फिर घर पे कर लेंगे, ये भी घर पे कर लेंगे। आज माइंड नहीं बनाना, कल बनाएंगे। अच्छा चलें, ज़बानी कलामी, इसमें से गलतियां ढूंढ रहे हैं। ज़बानी कलामी बरकत की नीयत से, भाई एक ना एक केस स्टडी तो करके जाना है ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे, गलतियां ढूंढ ले, लिख ले सिर्फ 1, एक ये गलती, 2 ये, सही लिखा होना चाहिए, चाहे एक लफ्ज क्यों ना लिखे। एक एरर इसमें लकी नंबर है, समझ ले, लकी नंबर ना, जो जिसने आइडेंटिफाई किया उसको इनाम मिलेगा। नहीं बता दिया अब उन्होंने, बता अच्छा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप लिख के दे, अगर लिख के देते ना तो सबको इनाम मिल जाता। अब इन्होंने सबका इनाम खा लिया, अब बोल दिया ना अब इन्होंने, अब सबको तो नहीं मिलेगा, इनको तो मिल जाएगा, बाकियों को नहीं। मटेरियल आंसर, ये एमसीक्यू मैटर की सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ी कह देना सारे ही गलत है, हाँ, बाकी की गलतियां तो ढूंढ लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू मैटर है, मटेरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न, लेकिन ड्राफ्टिंग के रूल सेम है। रेफरेंस टू द नोट्स नहीं है, वो सबने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन बाकी और कोई नहीं कर सके। गोइंग कंसर्न मैं देख रहा था सबके, गोइंग कंसर्न किसी ने नहीं आइडेंटिफाई किया था उस वक्त तक। हाँ, अभी पहुंचे नहीं, उधर ही पता, अक्यूमुलेटेड लॉसेस से पता चल गया था, लॉन्ग टर्म लोन नहीं पे हो रहा, इसी से पता चल जाना चाहिए था, वो आपने पहुंचना भी नहीं था। हाँ जी, और एंड पे आखिरी लाइन क्या है? आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। शाबाश, 3 गलतियां थी, और एक और भी गलती है, लेकिन वो चूंकि गोइंग कंसर्न का पैरा पढ़ा नहीं है इसलिए। नहीं रिकॉर्डिंग चालू है ना, रिकॉर्डिंग चालू है भाई, रिकॉर्डिंग चालू है, कोई नहीं। तो हाल का टाइम हाल के टाइम नहीं, वो पहले वार्निंग देते हैं, ये भी वार्निंग आई है, 10-15 मिनट है हमारे पास। छोटा सा क्वेश्चन लगे हाथों, वो छोटे 1.5 लाइन है, 1.5 लाइन। डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट वे प्रायर ईयर्स ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय अनदर ऑडिटर। अब लिख दे सिर्फ अदर मैटर पैराग्राफ और ले ले 4 नंबर हैं, वो आपके ये 2 लफ्जों के 4 नंबर देगा। गलत, ड्राफ्ट भी नहीं उसने कहा हुआ, क्या क्या इंक्लूडेड होगा ये लिखना है, ड्राफ्ट नहीं करना। वैसे ड्राफ्ट भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन असल में इंप्लीकेशन में तो लिखे ना। दूसरी वार्निंग भी आ गई, कोई बात नहीं। ये अच्छा ज्यादा विजिबल नहीं हो गया? बेहतर, हाँ तो करें ना, शाबाश शाबाश। चलें, शाबाश।
अदर मैटर पैराग्राफ आएगा उसमें क्या क्या आएगा ये लिखना है। ड्राफ्टिंग ही लिख दे। अदर मैटर पैरा आएगा, ओपिनियन। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, आप चाहते हैं ये क्वेश्चन ना हो, कोई और क्वेश्चन हो, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, ये ड्राफ्टिंग आपने ये ओपिनियन ड्राफ्ट करके लाए हैं आप? ये तो मुझे फिर कर दें अभी, ये तो कल की होम असाइनमेंट थी ना। ठीक है, कल कर लेते हैं। ये ऐसा करता हूं मैं, क्वेश्चन जो है ना आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और देखूंगा कि मंडे को आप ये असाइनमेंट करके लाते हैं कि नहीं लाते हैं। ये वाला नहीं, और भी क्वेश्चंस होंगे साथ। अगर आप मंडे को ना करके लाए तो फिर मैं चाहे 10 बज जाए इधर बिठा के आपको क्वेश्चन करवा के भेजना है। क्लियर? चलिए फिर, ये मेरा हाल है काफी। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? 706 स्कोप क्या है 706 का? आंसर मेथड, अदर मेथड। हमने सबसे डेफिनेशन भी पढ़ी, ड्राफ्टिंग भी पढ़ी, सबसे अहम थी एग्जांपल केस स्टडी में जो काम। 3 क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? यहाँ केस देके मैं कहेगा बैक टू द बोर्ड बताओ, यहाँ कहेगा ड्राफ्ट करके दे दो, या कहेगा ड्राफ्टिंग मैं करता हूं, एरर तुम निकाल दो। तीनों के लिए तैयार है? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।